हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू। इसके पहले 6 पॉलिटी की क्लासेस ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं और कुछ खास बहुत ज़्यादा समझा नहीं है। अभी तक हमने 2 बातें मोटी मोटा एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर की हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर 2 चीज़ें इंडिया में। स्टेट की गवर्नमेंट अलग चलती है, सेंट्रल की अलग चलती है। सेंट्रल वाले में एमपीज इनका रोल होता है, स्टेट वाले में एमएलएस का रोल होता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जहां ये दोनों म्यूचुअल कोऑपरेशन से भी काम करते हैं। देश के हिस्सा हैं, देश से कोई बहुत अलग नहीं है, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन से भी काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि राज्यसभा को मेंबर्स को वोट करने के लिए स्टेट के एमएलएस वोट करते हैं, ये म्यूचुअल कोऑपरेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों के रिगार्डिंग कुछ कुछ बातें हम लोग समझेंगे। और हम शुरू करेंगे, सबसे पहले रोल प्ले में दिया गया था आंचल को। तो यस आंचल, ओवर टू यू। Yes, sure, sir. जी बताइए। So can I share my screen? यस यस, ऑल योर्स। Thank you. So is it visible? Not yet. Now, yes, now visual, yes. A very good evening to everyone. So as sir mentioned that my topic for the role play is President of India. So firstly, as we are living in India, so we will talk about President of India, how they have been elected, elections, and what basically it means. ठीक है, तो पहले हम समझेंगे प्रेसिडेंट होता क्या है इंडिया का और क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है उन्हें बनाने के लिए, एंड ऐसे हम प्रोसीड करते जाएंगे वन बाय वन। वंस आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द थिंग्स दैट वी विल डिस्कस। जी जी सर एक गलत होती तो प्लीज आप नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, हाँ जी प्रिंसेस सर, एलिजाबेथ जी, थोड़ा सा हिंदी में कोशिश करिएगा कि रहे। ठीक है सर, वही मैं पूछूं, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड फॉर दिस। यस प्लीज। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो हमें बहुत माइंड में रखना चाहिए, दैट इज फर्स्ट एंड द प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो पहला प्रेसिडेंट कौन था हमारे इंडिया का और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रेसिडेंट, अगर हम पहले प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी किसी पोस्ट के रिगार्डिंग बताएगा ना, पहले उस पोस्ट का थोड़ा सा अबाउट बताएगा, उस पद के थोड़ा सा बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या चीज है। ओके सर, वो एक्चुअली मैंने वो सीक्वेंस में किया जिसको ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, हाँ ओके श्योर सर, थैंक यू। So the first president of India was Dr. Rajendra Prasad, and he was born on 3rd December 1884 in Jeridea, India. Right? Then he is the first president of India, जो मैंने पहले बताया कि वो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और उसके साथ साथ वो हम बहुत ही अच्छे लॉयर और जर्नलिस्ट थे। ठीक है, उनको भारत रत्न मिला गया है, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1962, एंड ही हैज रिटन वेरियस बुक। उन्होंने बहुत सारी बुकें भी लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, एंड सम रेमिसेंस। ठीक है, और एक स्पेशल क्राइटेरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर की ये थी कि ही वाज इलेक्टेड ट्वाइस, उन्हें 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था। तो ही इज द ओनली फर्स्ट, वही ही पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्हें 2 बार इलेक्ट करा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज द पॉइंट दैट मैटर्स, और जो इम्पोर्टेंट है बहुत, कि उन्हें 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया है। ठीक है, अभी तक कोई 2 बार नहीं बना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज द फर्स्ट। आई होप आई एम क्लियर, मैं क्लियर हूं। यस प्लीज आगे बढ़ते रहिए, आप एक्सप्लेन करिए अपना, स्लाइड आगे बढ़ाते रहिए, स्लाइड आपको उसी पे रुका हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें, एक सेकंड आंचल, ये स्लाइड आपका चेंज नहीं हो रहा है सर? नहीं हो रहा है जी, मैंने चेंज नहीं हो रहा है। एक सेकंड, आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर लो, इससे बेटर रहेगा स्लाइड शो करने में। सर आई गेस ना वो करना पड़ेगा, मैंने वो वेब करा है शेयर, शायद उस वजह से। कोई दिक्कत नहीं, आप अगला स्लाइड पे क्लिक कर देती है ना तो ओपन हो जाता है। सर वो मैंने किया, वो एक पेज कर रखा था शायद, उसकी वजह से हो रहा होगा। सर आप देखिए, शेयर तो कर लो। हुआ सर? यस। सो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, दैट इज द्रौपदी मुर्मू।
ठीक है। सो उन्होंने प्रेजेंटली 2022 में शी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो बेसिकली बॉर्न हुई थी 20 जून 1958 में इंडिया में, ठीक है, वो बॉर्न हुई थी। और वो 15th, उनकी जो पोजीशन है वो 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की, ठीक है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, 15th 15th current president of India since 2022. Now she is the first person belonging. The main point to remember, जो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, वो ये है कि वो पहली महिला है जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, और सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल जो इस पोजीशन को होल्ड कर रही है, प्रेसिडेंट के पोजीशन को होल्ड कर रही है। पहली वुमेन थी प्रतिभा पाटिल और दूसरी वुमेन है वो खुद द्रौपदी मुर्मू जी। और उनका है कि पहली पर्सन है जो ट्राइबल कम्युनिटी से आ रही है, ठीक है। फिर एंड शी इज द यंगेस्ट पर्सन, ऑल्सो वन मोर थिंग, वो बहुत यंगेस्ट पर्सन है इन कंपैरिजन टू जो अभी तक जितने भी हमारे प्रेसिडेंट बने हैं उनके अकॉर्डिंग ये सबसे यंगेस्ट है इस पोजीशन पे आने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कि अगर पहले वो क्या काम करती थी। जब उन्होंने पॉलिटिक्स एंटर नहीं हुई थी तो वो एक कलर की तरह वर्क कर रही थी इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट में, और उसके साथ ही साथ वो बहुत अच्छी टीचर थी रायरंगपुर में अंटिल 1997, और ये बेसिकली उड़ीसा में बॉर्न हुई थी इंडिया में। सो मूविंग फर्दर, अब ये थोड़ा सा टाइमलाइन है प्रेसिडेंट का, विच आई हैव मेंशन्ड। लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है 1950 से लेकर अभी तक। सो पहले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर थे, देन हमारे पास द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी, और कुछ फेमस प्रेसिडेंट है जो मतलब जो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हैं, सच एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद। वो रीजन बहुत सिंपल है क्योंकि उनको हमने देखा है तो वो टेंशनली है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एक क्राइटेरिया पता चलेगी कि वैकेंसी की होती है, कि कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में दो ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपना वो पोस्ट था वो वेकेंट हो गई थी, तो वो हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कौन थे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं इंट्रोडक्शन में कि मतलब क्या प्रेसिडेंट का अब जो मेन रोल है, क्या चीजें वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि आर्टिकल जो है 52 से लेकर 78 तक पार्ट 5 में, पार्ट 5 जैसे सर ने ऑलरेडी बोला है वो एक पेज मतलब चैप्टर मतलब वो होता है, चैप्टर यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो यूनिट 5 में मेंशन है जो कि पार्ट 5 है, और आर्टिकल्स जो हमारे चैप्टर्स हो गए 52 चैप्टर से लेकर 78 बेसिकली प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि उनकी कैसे इलेक्ट होते हैं। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो सारे आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग होंगे मोस्टली, और कुछ और भी आर्टिकल हैं जो बाद में, लेकिन जनरल जो आर्टिकल है वो ये है 52 से लेकर 78 तक, ठीक है। और अब आते हैं डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब एक पॉइंट आता है माइंड में कि यूनियन एग्जीक्यूटिव होते क्या है। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव हम किस किस इंसान को बोलते हैं पहले तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको उसमें से सिर्फ प्रेसिडेंट एक्सप्लेन करूंगी और फिर जो भी बाकी है वो रिस्पेक्टिव पर्सन एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव अगर हम बात कर रहे हैं ना तो उसमें हमारे ये सारे मेंबर्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिमेंबर्स में। पहले हमारा प्रेसिडेंट आते हैं, फिर हमारा वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर है कौन से नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आई गेस इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। व्हाट डज इट मीन कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कोई भी मतलब कंट्रीज में, दैट इज वाई उसको हेड ऑफ द इंडियन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ही इज द इंडियंस फर्स्ट सिटीजन। सिंबलाइज क्या क्या करता है वो, नेशन यूनिटी, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेड बाय दिस इमेज, नेशन यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी, राइट। टुगेदर वी विल वर्क, हम एक साथ काम करेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे, दैट उसका मतलब होता है सॉलिडारिटी। यूनिटी, हम सब एक है, दैट इज व्हाट इट मीन। इंटीग्रिटी मतलब अगर कोई भी रूल्स और लॉज मेंटेन होने चाहिए वो भी वो देखेगा, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। ये चीजें क्लियर है आई गेस। नाउ आगे बढ़ते हैं हम प्रेसिडेंट। सो ये छोटा सा फ्लो चार्ट है जो मैंने ट्राई करा बनाने का। पहली बात, हम प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्शंस कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के, फिर क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है,
फिर टर्म उनकी खुद की टर्म मतलब कि उनका टेन्योर कितने साल का होता है, वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, या फिर क्या प्रोसीजर है। फिर है इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता है कि अगर प्रेसिडेंट से कुछ हो जाता है गलत काम, मींस समथिंग इलीगल, ठीक है, तो उस केस में इम्पीच क्या होता है, तो वो उसको हम एक प्रॉपर वर्ड यूज कर सकते हैं, इम्पीचमेंट, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, उनको डिनोट करने के लिए। अब आते हैं, फिर उसके बाद हम पावर्स बताएंगे, नॉट इन डेप्थ, जस्ट टू नो कि उनका क्या क्या काम होता है। एग्जीक्यूटिव में वो क्या रोल प्ले करते हैं, लेजिस्लेटिव में, फाइनेंशियल में, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी में। तो बेसिकली उनकी 7 पावर्स होती हैं। जनरली सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव यूनियन है उनके 7 पावर्स होती है, उनसे कमी होंगी न, उससे ज्यादा नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला जो टॉपिक जो मैंने मेंशन करा था, मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होते हैं। मतलब अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का, तो मुझे क्या इलेक्शन कैसे होगा उसका। तो पहली चीज जो यहाँ पे मैंने लिखी है कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट, ठीक है, ये लिखा, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली। मतलब अब जैसे सर ने लास्ट क्लास में मेंशन करा था कि डायरेक्टली नहीं इलेक्ट होते, मतलब कुछ होते हैं ना कि इनडायरेक्टली बाय द पीपल, हम नहीं जाते डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने, ठीक है, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं जाते। तो वैसे ही प्रेसिडेंट के केस में भी होता है, उसका नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं करते, बाय द पीपल नहीं होता, इसलिए नॉट डायरेक्टली है। अगर हम डायरेक्टली करते, मतलब हम खुद करते वो वोट इलेक्ट होने, तो डायरेक्टली हो जाता, ठीक है। अब इस मेंबर्स कौन कौन से होते हैं जो इसको इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्ट करते हैं। पहली चीज जो मेंबर होते हैं वो बोथ हाउसेस, जो हमारे 2 हाउसेस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, RS आई वुड राइट। तो इन दोनों के जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्टेड, ठीक है। और मैं वो बताऊंगी इलेक्टेड क्यों कह रहे हैं हम, इलेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेंबर्स, ठीक है। दूसरे मेंबर्स जो हम बात करते हैं वो आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, जो बेसिकली हमारे कौन होते हैं, एमएलएज होते हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ वो कौन से मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Lastly, the elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry। जैसे सर ने बताया था कि हमारे पास 28 स्टेट है, बट यूनियन टेरिटरीज हैं जो 2, दिल्ली और पुडुचेरी, ये थोड़ा सा इनका पार्शियल स्ट्रक्चर है स्टेट की तरह। ड्यू टू दैट फैक्ट इधर के भी जो एमएलएज होते हैं वो भी इलेक्ट करने के लिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, ये हमारी ही जगह पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। तो ये मेंबर्स, अगर मैं इसको मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो मेंबर्स हो गए बोथ हाउसेस के, लोकसभा राज्यसभा के जो एमपीज हो गए, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स के मेंबर हो गए जो हमारे एमएलएज हो गए, और यहाँ के भी एमएलएज हो गए, ठीक है। तो ये लोग जाते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसे कि हमने पढ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा में हमारे पास 543 अभी प्रेजेंटली है मेंबर्स, एमपीज, और एमएलए की बात करें तो आई गेस 240 और 233। अब यहाँ पे 233 प्लस 12। अब यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन करी थी, इलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड बोला है। अब हम क्या कर रहे थे कि जैसे कि लोकसभा में तो एंग्लो इंडियन थे, तो वो नॉमिनेटेड थे बाय प्रेसिडेंट, तो उनको हटा दिया, तो हमारे पास अभी 543 बचे। तो ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बट राज्यसभा में क्या हो रहा था, हमने पढ़ा था कि 233 प्लस 12, ये जो 12 थे नॉमिनेटेड थे, है ना। तो ये नॉमिनेटेड वाले नहीं इंक्लूड होंगे हमारे इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, दे वोंट प्ले एनी रोल, वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है। इसमें हमारे सचिन तेंदुलकर आगे ऐसे लोग आते हैं, तो ये कुछ ये इलेक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ ये जो 233 मेंबर्स है ना एमएलए, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इन टोटल जब इनको ऐड करेंगे तो 543 प्लस 233, तो 776 जो मेंबर्स होंगे दोनों एमएलए और एमपीज को मिला के, वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्शन में। अब मैंने ये क्यों बताया वो मैं आगे बताऊंगी। अब जैसे कि हमें आगे बढ़ रहे हैं,
यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, द प्रेजेंट। आंचल इसको स्किप कर दीजिए आप, ठीक है। ओके, ये वो अब आते हैं सिस्टम सॉरी क्वालिफिकेशन में। अब क्वालिफिकेशन जैसे हर इंसान को एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ना कुछ चीज के लिए, वैसे ही हमें अगर कुछ करना है, अगर मुझे एमएससी में एडमिशन लेना है तो ये 10th 12th फिर ग्रेजुएशन ऐसे क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो मेरी क्या क्वालिफिकेशन होगी? पहली और बहुत इंपॉर्टेंट, क्या सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो बट अंडरस्टूड है यार, इंडिया में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट इनका मतलब ये कहना है यहाँ पे, सपोज आप कहीं से आए, ठीक है, रिफ्यूजीज आए, आपने फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए, तो आप भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो। ये बेसिक आइडिया इसका इस स्टेटमेंट का। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट आपकी, ही शुड कंप्लीट 35 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए टू बी द प्रेसिडेंट। ठीक है, थर्ड, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब आपने लोकसभा में क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि वो हम लोकसभा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज लोकसभा में कौन से लोग आते हैं जिनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, बाय द पीपल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उनका इन्फ्लुएंस है। दैट इज वाई उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब आते हैं, he should not hold any office of profit under union government or any other government। अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो उसको कोई इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस या कोई भी चीज अथॉरिटी नहीं चलनी चाहिए उसकी खुद की। बस मोटा मोटा यही इसका मीनिंग है। अब ये मैंने थोड़ा सा बताया, जैसे आर्टिकल 58 जो है हमारा, जो मैंने बोला था आर्टिकल 52 से लेकर 78, उसमें आर्टिकल जो 58 है वो है हमें बताता है कि क्वालिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए for the election of president। 35 years of age, must not hold office of profit, citizen of India and qualification to become a member of Lok Sabha। बस इतनी चीज है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रिविलेजेस। अब देखो, आप कुछ बनते हो तो आपके उसके साथ प्रिविलेजेस भी आते हैं, ठीक है, आपकी पावर्स भी आती है। तो क्या क्या प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट मिलती है? पहली चीज, he enjoys personal immunity from legal liability for his official act। मतलब अगर वो कुछ भी काम करता है, ठीक है, तो लीगल लाइबिलिटी है, मतलब वो ही सिर्फ उसका नहीं होगा, उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों? कहीं ना कहीं हमने भी तो, या फिर जो मेंबर्स है उन्होंने ही उनको बनाया ना, तो वो सिर्फ एक लौता इंसान उसमें नहीं होता, मतलब भागीदार, एक सिंपल वर्ड में बोलूं। एंड सेकेंड है, अगर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस, अगर वो इम्यून, अगर मतलब जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम दवाइयां लेते हैं, हम इम्यून हो जाते हैं उस बीमारी से, वैसे ही इम्यून का यहाँ पे मतलब है अगर प्रेसिडेंट सर या मैम कोई क्रिमिनल केस करते हैं, जो बेसिकली वो करते नहीं, इन केस अगर कर दिया तो यू नेवर नो, कर दिया, किसी का मर्डर भी कर दिया, तो उनको कोई भी उन मतलब उसके लिए क्रिमिनल केस नहीं बनेगा, उनके रिस्पेक्ट में कोई चीजें नहीं होंगी, उनको जेल नहीं होगी, बेसिकली सिंपल शब्द में बोलूं, ठीक है, उनको जेल लेके चला जाएगा। ठीक है, ही वोंट गेट और शी वोंट गेट अरेस्ट, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही था। ठीक है, इवन हिज रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट, मतलब वो पर्सनल भी कुछ एक्ट करता है, ठीक है, जैसे मर्डर का मैंने एग्जांपल दिए। अब थर्ड में वही स्टेटमेंट लिखी है, ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड। ठीक है, अगर क्या होता है कि अगर कर भी दिया तो उनको 2 मंथ का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। ठीक है, फिर उनकी सिविल प्रोसीडिंग होगी कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, पहले उनको बताया जाएगा 2 महीने पहले नोटिस देके कि आपके खिलाफ हम ये केस कर रहे हैं, आपने ये चीजें करी है, तो ऐसी चीजें होती है। अब आगे बढ़ते हैं, टर्म्स। अब उनका टर्म टेन्योर कितने का होता है? सो द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस होता है बेसिकली 5 इयर्स का, जिस दिन से वो एंटर करते हैं अपने ऑफिस में। ठीक है, अब उन्होंने एंटर कर लिया, अब क्या होता है, कभी कभी उनका मन नहीं हुआ, अब मैं बोर हो गया, मुझे नहीं बनना प्रेसिडेंट, अब मैं थक गया हूँ, तो वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं बाय हिज चॉइस कभी भी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उन्हें 5 साल कंप्लीट ही करने, कभी भी उनका मन हुआ 1 साल 2 साल बस अब हो गया, तो वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। अब 5 साल पहले तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे? अब क्या हो, अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हम अपने बॉस को देते हैं रेजिग्नेशन ना, कि सर हमें काम नहीं करना, हमें जाना। तो अब क्या होता है, प्रेसिडेंट ही हाईएस्ट पोस्ट है, अब ये किसको देंगे? तो ये सर क्या करते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करके दे सकते हैं। ठीक है, कि मुझे नहीं करना सर, आई एम डन। ठीक है, एक ये। दूसरा होता है कि वो अपनी पोजीशन 5 साल के बाद भी होल्ड कर सकते हैं एक सिचुएशन में, जैसे कि उन्होंने
अब हटना है प्रेसिडेंट से, लेकिन जो उनका दूसरा पर्सन सक्सेसर है जो प्रेसिडेंट बने उन्हें वक्त लग रहा है आने में, अपनी पोजीशन लेने में, तो तब तक वो एज अ प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। अब एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया में प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, हम उनको री इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फिक्स है 2 साल, जैसे कि यूएसए में अगर बात की जाए वहां पे आप 2 साल से ज्यादा नहीं प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप इलेक्ट नहीं हो सकते हो, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, यू कैन बी री इलेक्टेड कितनी बार भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, एक सिचुएशन होती है, अब जैसे कि हादसे तो सबके साथ होते हैं ना, तो प्रेसिडेंट सर भी इंसान है, तो उनके साथ भी कुछ हादसे हो सकते हैं। पहला तो आई हैव एक्सप्लेन, पहले बता दिया कि अगर उनका मन नहीं है, वो बोर हो गए या फिर कुछ हो गया, उनका मन नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोला कि मैं चला जाऊंगा, रेजिग्नेशन दे दूंगा, जो ये सेकंड वाला है। पहली दूसरी चीज, उनका टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल हो गए, चलो वो चले गए, तो पहला ये आ गया। ये 3 चीज है, इसको इमरजेंसी बोलते हैं। पहली बात तो रेजिग्नेशन, अपनी मर्जी से वो रिजाइन कर देंगे, या फिर उनकी डेथ होगी, या इम्पीचमेंट, मतलब एक तरीके से चीटिंग ही होता है। अब ये वाली बात कहाँ लिखी गई है, ये वाली बात आर्टिकल 62 में लिखी गई है कि अगर वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट किसी भी हालात में, रेजिग्नेशन हो गया, डेथ हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, तो क्या होगा ना, उनकी जगह पहली बात इन तीनों केस में 6 मंथ्स के लिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, और 6 महीने के अंदर उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं अब डेथ की बात आ गई, तो ये वाली सिचुएशन इंडिया में हो चुकी है। देवर हमारे पास 2 प्रेसिडेंट थे जो जिनकी डेथ हो गई थी उनके टेन्योर के दौरान, एक जाकिर हुसैन सर थे, एंड सेकंड अभी याद नहीं आ रहा, सो आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट अब आते हैं पावर, ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब भाई इतनी बड़ी पोस्ट है, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़िए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट रहने दीजिए आप। ओके, अब आते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 चीजें जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कि उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इम्पीचमेंट क्या होता है, अगर मैं इसको सीधे शब्दों में बोलूं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वायलेशन कर दी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन है हमारा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ मतलब गड़बड़ कर दिया, इम्पीचमेंट मतलब एक गलत कर दिया। एक इम्पीचमेंट एक बेटर वर्ड यूज करा है उन्होंने, बस सिंपल बोला जाए तो। अब ये इम्पीचमेंट होता क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि वायलेट करा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज दी नहीं गई है हमारे। इस पे इम्पीचमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग से आंचल। ओके सर, सो सर फिर आप भी एक्सप्लेन कर देंगे, मैं ये चीजें दो बता दूं। हाँ ये हटा दीजिए दोनों। हाँ, सो 2 चीजें जो इसमें याद मतलब यस वो मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, सर आप ही बता देंगे। यस श्योर। ओके, सो ये आर्टिकल्स हैं जिनको मैंने एक स्नैप लिया है। तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, 78 तक जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते कौन है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है यूनियन की, इलेक्शंस, मैनर ऑफ इलेक्शंस, टर्म, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो आर्टिकल्स में एज ए चैप्टर्स दिए हुए हैं यूनिट 5 में, मतलब पार्ट 5 में, अगर मैं यूनिट की तरह बात करूं तो। ठीक है, ओके। लास्टली माय फेवरेट प्रेसिडेंट, जो मेरे फेवरेट प्रेसिडेंट हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। वो बॉर्न हुए थे 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में, तमिलनाडु में, इन अ मुस्लिम फैमिली। और उन्होंने अपनी जैसे ही उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग एमआईटी से कंप्लीट करी थी चेन्नई से, उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने ही वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11 प्रेसिडेंट थे, और सॉरी 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और वो प्रेसिडेंट बने थे 2002। एंड प्रेसिडेंट से पहले वो एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है वर्ल्ड के, उनको काउंट किया जाता है। और ये भी एक रीजन है कहीं ना कहीं मुझे पसंद है, बिकॉज आई फील दैट उनके पास इंटेलेक्चुअली ही वाज वेरी ब्रेनी पर्सन, और उन्हें पता था, मतलब प्रेसिडेंट भी और एज अ साइंटिस्ट भी हैज वर्क कंट्रीब्यूट बहुत किया था, ये भी एक रीजन है। दूसरी बात, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। हाँ जी सर, इसके बाद थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू आंचल फॉर टेकिंग माय क्लास। एंड बाकी के लोग जो लोग इतना कुछ करके नहीं लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीयर प्रेशर में नहीं आने का, कोई कुछ नहीं लेके आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल मैं पूछूं बस 1-1 मिनट में भी रोल प्ले कंप्लीट हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बट आंचल ने काफ़ी मेहनत किया था, तो
आदमी की कदर हो ना हो, एफर्ट की कदर होनी चाहिए। तो जी वही सर, चीज़ है। बहुत अच्छा लगा, मतलब हम्म। ऐसा लग रहा था कोई टीचर ही पढ़ा रहा है, मतलब मैंने तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो के नीचे कोई एकदम दिक्कत डाउन नहीं में। है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कुछ उसमें अभी बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी चाहिए नहीं। कुछ कुछ जगह पर इन्होंने कुछ फैक्ट्स थोड़े से गलत बता दिए हैं, उसको मैं थोड़ा सा अभी सही कर दूंगा। ठीक है, देखिए, स्टार्टिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कानूनी तौर से, ऑफिशियल तरीके से, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज द हेड ऑफ द यूनियन। ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटीजन। कानूनी तौर से भारत का राष्ट्रपति सबसे बड़ा, सबसे शीर्ष पद और भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में ये बातें आर्टिकल 52 में दे रखी हैं कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है, क्या उसका ओहदा है। ठीक है, फिर सबसे एक बहुत बुनियादी प्रश्न था कि फर्स्ट और प्रेजेंट में कौन है। प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू, जैसा कि इन्होंने बताया 15th प्रेसिडेंट है। और सबसे फर्स्ट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि पहले 5 साल रहे, फिर उसके बाद 5 साल और थे। ठीक है, फिर टेन्योर क्या होता है, सर्विस क्या है। राष्ट्रपति बनने के बाद आप 5 साल तक राष्ट्रपति रहते हो देश के, अनटिल अनलेस की कोई घटना हो जाए कि आपके खिलाफ कुछ प्रूव्ड मिसबिहेवियर की बात आ जाए या कि डेथ हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब तो हर जगह पे लागू होता ही है। मुद्दे की बात जो आपको ध्यान रखना होता है कि ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो कि 35 ईयर्स ऑफ एज है, तो सेम कैपेसिटी में स्टेट में गवर्नर काम करता है। तो गवर्नर वाले में देखोगे कि एज क्राइटेरिया सेम है। गवर्नर पे हम बाद में आएंगे, जस्ट एक कंपैरिजन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स ऑफ एज है, उसमें एक बात लिखी हुई थी, ही शुड ऑल्सो बी एलिजिबल टू बी क्वालिफाइड एज मेंबर ऑफ लोकसभा। देखो, वहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन था बहुत लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर लिए होंगे, इसलिए मैंने बोला था कि जब मैं बोलना शुरू करूँगा तभी आप नोट करिएगा। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा का मतलब ही नहीं हो कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा डीयू के लिए एलिजिबल है तो क्या वो आईपी के लिए एलिजिबल है? यस। कोई डीयू के लिए एलिजिबल है तो आईपी में सिंपल सा क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ। डीयू में तो ग्रेजुएशन 50% के साथ है ही, प्लस 75 और क्लॉज भी दे रखा है। तो मैं तुमसे कहूं तुम डीयू के लिए एलिजिबल हो तो आईपी के लिए तो एलिजिबल हो ही। कॉमन सेंस वाली बात है। आईपी में सिर्फ ग्रेजुएशन 50%, दैट्स ऑल। डीयू में 50% ग्रेजुएशन, पेडागोजी सब्जेक्ट, 200 मार्क्स, क्रेडिट स्कोर, दुनिया भर का लगा रखा है इन्होंने क्राइटेरिया। तो मैं कहूं जो डीयू के लिए एलिजिबल है वो आईपी के लिए एलिजिबल है, मेरी बात 100% सही है? यस सर। वहां पर भी यही बात लिखा हुआ है, जो लोकसभा का मेंबर बनने लायक है, मतलब उतनी क्वालिफिकेशन तुम्हारी होनी चाहिए, तो उतना राष्ट्रपति में भी रिक्वायर्ड है। साथ में एज 35 ईयर्स होना चाहिए। इसका कहीं से कोई बात से संबंध नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। बस कहा जा रहा है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो तो तुम्हारा होना ही चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो आईपी में क्राइटेरिया है वो तो होना ही चाहिए। साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2-3 क्राइटेरिया और है, 200 मार्क्स का, पेडागोजी सब्जेक्ट का। तो उसी तरह राष्ट्रपति का चुनाव है, लोकसभा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो क्वालिफिकेशन है वो तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, साथ में एज 35 ईयर्स का होना चाहिए। उसका मतलब ये निकल रहा है, ठीक, राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। फिर हम आ जाते हैं हटाने के तरीके पर। राष्ट्रपति को हटाने के तरीके को हम कहते हैं इम्पीचमेंट, हिंदी में बोले तो महाभियोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग में क्या होता है, राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर मिले, तो बड़े पदों पर क्या होता है ना, तुम्हारे खिलाफ कोई केस या कोई भी इस तरह का मुद्दा उठता है, तो ऐसा नहीं होता कि मुद्दा उठा और तुम चले गए कहीं भी कुछ भी कर रहे हो। मुद्दा उठता है तो अगले को 14 दिन का समय भी दिया जाता है कि आप भी अपना पक्ष रखिए इस बात पर कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है महज एक आरोप है कि सत्यता भी है उसमें कुछ। तो महाभियोग में यही चीज होता है। तो होता क्या है कि कोई आरोप लगा तो वो बकायदा बिल होता है, वो एक बिल होता है राष्ट्रपति को हटाने का, और वो बिल पार्लियामेंट में जाएगा, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। तो जब बिल लोकसभा में जाता है ना तो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अकेले गवर्नमेंट बनाने के लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 1/2+1, मतलब 543 का 1/2+1 कितना हुआ, 272, और 2/3 कितना हुआ, अराउंड 361 के आसपास बैठेगा। तो तुमको नहीं लगता है कि पार्लियामेंट में जब 361 मेंबर्स का तुमको वो चाहिए होगा लोकसभा में राज्यसभा में, तुमको अपोजिशन को भी साथ में लेना पड़ेगा।
तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया इतना आसान नहीं हो, जो 2/3 बहुमत से हटाने का तरीका लोकसभा में पास होगा वो बिल, फिर राज्यसभा में पास होना चाहिए वो बिल, तो उसी को हम इम्पीचमेंट कहते हैं, हिंदी में महाभियोग कहते हैं। और जैसा कि आंचल ने बताया कि इंडिया में राष्ट्रपति या किसी भी पद पर कोई ऐसा बार नहीं है कि एक बार बने तो दोबारा नहीं बन सकते हो, सांसद हो तो बहुत बार बन सकते हो, राष्ट्रपति हो बहुत बार बन सकते हो, प्रधानमंत्री हो बहुत बार बन सकते हो। उन्होंने बोला कि यूएस प्रेसिडेंट 2 साल रह सकता है, उन्होंने शायद ये गलती से बोल दिया था, 2 साल नहीं 2 बार रह सकता है, ठीक है। वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है। I mean that. हाँ, तो उन्होंने उनका 2 साल का मतलब नहीं था, 2 बार रह सकता है, एक बार 4 साल, एक बार 4 साल, उसके बाद नहीं रह सकते, 2 बार ज्यादा नहीं रह सकते। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो यस पूजा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर कुछ और डाउट, क्या डाउट आपके माइंड में? सर मेरा ये डाउट है कि जैसे कि जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जो भी उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो किसी राजनीतिक पार्टी से होनी चाहिए या कोई भी ऐसे कोई भी, आप भी लड़ सकती हैं। तो उनका राजनीतिक पार्टी से होना जरूरी नहीं है या फिर वो होने ही नहीं चाहिए? कोई भी लड़ सकता है, आप भी लड़ सकती हो, आप भी लड़ सकते हो। पॉइंट क्या है ना, यहाँ पर वोट कौन देगा? राष्ट्रपति के चुनाव में पब्लिक तो वोट करती नहीं है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। आई विल रिपीट अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में वोट कौन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में वोट करने वाले लोग होते हैं लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और जस्ट अ सेकेंड, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव हो रहा है, मान लो प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा के मेंबर्स वोट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स वोट करेंगे और सभी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी वोट करेंगे प्रेसिडेंट के। ये सारे एज अ वोटर काउंट किए जाएंगे इनके चुनाव में। और हाँ, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं वोट करते हैं पता है? यार कॉमन सेंस यूज करो ना, उनको नॉमिनेट करने वाला प्रेसिडेंट ही तो है। तुमको नहीं लगता कि बायस का आरोप लगेगा? जो नॉमिनेट किया, तो इसीलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलाउड नहीं होता वोट करना। नोट करो इस बात को कि नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको नॉमिनेट किया है, तो कैसे वोट करोगे उसके चुनाव में? ठीक है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट का इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो आम आदमी वोट नहीं करता है। कौन वोट करता है? लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर। इन तीनों में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इंडिया में जितने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, सबके मेंबर वोट करते हैं, और लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी। बस इतना ही भारत के राष्ट्रपति के रिगार्डिंग था। कुछ और डाउट किसी को? आइए जतिन। सर जो प्रेसिडेंट होता है, अगर उसे इलेक्शन लड़ना है तो सर अगर लोकसभा का मेंबर है तो पहले उसे लोकसभा से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर वो कोई भी लड़ उसके सकता है, बाद तो तुम किसी हाउस के मेंबर, तुम भी लड़ सकते हो, पद से इस्तीफा देके लड़ो। ओके सर, ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं होता कि पद से इस्तीफा दो, जब चुन लिए जाओगे तो फिर इस्तीफा दे देते हैं ये लोग। ठीक है, दोनों पद पर एक साथ नहीं रह सकते हो। एक सरकारी नौकरी कर रहे हो तो दूसरे का फॉर्म तो फिल कर ही सकते हो। अरे एक सरकारी नौकरी कर रहे हो जतिन, ठीक है, दूसरे का फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पास हो सकते हो। जब सिलेक्शन हो गया तो दो सरकारी नौकरी के साथ नहीं कर सकते हो, तो पिछला वाला छोड़ दो। ओके सर, जो सेम ये लोग भी फॉलो करते हैं। ठीक है, देन कमिंग टू जोआ, कीप इट शॉर्ट जोआ। ठीक है, यस सर, सो मैंने कोई पीपीटी प्रिपेयर नहीं करा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स रियली गुड एक्चुअली। इवन इट इज फार बेटर यार, मैं प्रिपेयर किया है तो। हाँ ये तो उसमें काफी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यू डोंट हैव टू कंपेयर, कोई दिक्कत नहीं। 6 पॉइंट है, आप वर्बली बता दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत अच्छी बात है कि आंचल ने बहुत डिटेल में कवर किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप वर्बली बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा टॉपिक सर ने जो मुझे दिया था वो था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन। तो यूजुअली हम लोग 2 ही लोगों को फोकस रखते हैं हमारे नेशन में, वो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यूजुअली हम लोग उतना नहीं जानते हैं या उनके बारे में नहीं पता करते, बिकॉज वो एक अंडरनीथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बट वो फ्रंट फुट पे नहीं ऐसे रहते हैं। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, वो एक्चुअली सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में वो आते हैं एंड वो फर्स्ट सक्सेशन पाते हैं जब अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं या वो रिमूव होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं जो वो पोजीशन
कर पाते, मतलब वो अप्रोच करेंगे उस पोजीशन को। तो सर ने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर। उन्होंने जो पोस्ट पकड़ा था वो था 1952 से लेकर 1962 तक। एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर ने 2 टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आए हैं। एंड ये एक ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने 15 डेज का एक ब्रेक लिया था। तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर ने उस टाइम पे प्रेसिडेंट की पोजीशन 15 डेज तक निभाई थी। एंड हमारे प्रेजेंट अभी जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो है जगदीप धनखड़। ये अभी रिसेंटली आई थिंक 8 अगस्त 2022 में ये मतलब बने हैं। जब हमारे उससे प्रायर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वेंकैया नायडू सर, तो उनके रिमूवल के बाद ये आए थे। उसके बाद हमारे सेकंड क्वेश्चन के नहीं, उनके टेन्योर कंप्लीशन के बाद वो आए, सॉरी टेन्योर के एंड के बाद वो आए थे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था वो था क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट का बहुत हद तक प्रेसिडेंट से मिलता जुलता है, बस एक ही जगह पे वो डिफर करता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट में वो बोला गया था कि यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन फॉर लोकसभा, लेकिन यहाँ पे ये बोला जाता है राज्यसभा की क्वालिफिकेशन के लिए वो होनी चाहिए। तो पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया कंपल्सरी है, सेकंड 35 ऑफ इयर्स कंपल्सरी है, थर्ड हमारा जो वही था कि उनको कोई प्रॉफिट ऑफिस होल्ड, मतलब वो जो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस है ना, जिसमें कोई भी एक इम्पोर्टेंट लाइक प्रेसिडेंट का पोस्ट या फिर मनी से रिलेटेड मतलब जो होता है, तो वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट रहा है कि वो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, उनका होना कंपल्सरी है। फिर हमारा टेन्योर जो आता है वो 5 इयर्स का टेन्योर होता है। वो रिमूव हो सकते हैं, वो हट सकते हैं अगर उनका डेथ इश्यूज होता है या फिर उनका कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट फॉलो उन्होंने नहीं करते हैं। रेजिग्नेशन के थ्रू वो रिमूव हट सकते हैं या फिर डेथ के इशू से वो रिमूव हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। फिर हमारा आर्टिकल्स पे सर ने क्वेश्चन करा था, तो आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि आर्टिकल 63 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है, स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में बोला गया है दैट ही शुड बी एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और एक और बात वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये है कि जब वाइस प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं तो वो ना इंटरनेट इलेक्शन होता है, जिसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा ही पार्ट ले सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं रहता है। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर के कोई मेंबर जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं, जब वो जाते हैं उस पोजीशन पे, तो वो अपना सीट वेकेंट करके जाएंगे राज्यसभा। सेम इन्होंने एग्जैक्टली उसी बात को, जैसे इन्होंने बोला कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, मतलब कहने के सेंस एक पद पर हो तो दूसरा कोई और सरकारी पद का लाभ नहीं ले सकते हो, पहला चीज। दूसरा चीज ने बोला कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो तुम जब उस पद पर चले गए तो पुराने वाले पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। पूरे इंडिया में तुम एमएलए एमपी कुछ भी कंटेस्ट कर सकता है। और जब इन्होंने राज्यसभा वाली बात बोली, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के हाउस का मेंबर नहीं होता है, उसको बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो राज्यसभा के का जरूरी तो वही उसका भी होना चाहिए, बस एज 35 ईयर्स, ठीक है, एज 35 ईयर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट पर। यस प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर। फिर हमारा आर्टिकल 65 आता है, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन। वो जो मैंने बताया कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट रहे तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं उनके पोजीशन पे। आर्टिकल 65 में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 66 में इलेक्शन के बारे में बताया गया, कैसे इलेक्ट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करनी होती है, कौन इलेक्ट कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, उनके बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 67 में टर्म ऑफ ऑफिस बताया गया, 5 इयर्स का टेन्योर रहता है, कब वो हट सकते हैं या फिर कब उनका मन भर जाता है तो वो रिमूव अपने आप को खुद को हटा सकते हैं, वैसा होता है ना, रिजाइन कर देते हैं, तो वो बताया गया है। फिर आर्टिकल 69 में ओथ ऑफ अफर्मेशन, मतलब हर एक पोजीशन में ना एक ओथ लिया जाता है, प्रेसिडेंट के लिए ओथ होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो इस आर्टिकल में ओथ बताया गया है। फिर आर्टिकल 71 में बताया गया है, कोई भी मैटर्स जो कनेक्टेड होते हैं आपके इलेक्शन के ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट के, वो मैटर्स में क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो होनी चाहिए, वो आर्टिकल 71 में मेंशन किया जाता है। और एक और है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को कोई भी इश्यूज होते हैं या फिर उनको कोई माल प्रैक्टिसेस में पकड़ा जाता है, तो उनका जो मैटर होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनली जाता है, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको फाइनल जजमेंट पास करते हैं कि उनका क्या डिसीजन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और लास्टली जो माय फेवरेट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो मैंने के.आर. नारायण के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत पहले भी पढ़ा था, एंड मैं इनसे काफी इंस्पायर इसलिए हूँ क्योंकि he belongs from a Dalit family.
दलित बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, एंड बीइंग फ्रॉम सच अ बैकवर्ड इन एजुकेशनल फील्ड, वो इतने अच्छे एक हाई पोजीशन पे पावर मतलब कवर किए थे। एंड ऑल्सो मेरे लिए कहना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उन्होंने ना इंटरनेशनल लेवल पे काफी एम्बेसडरीज ऑक्यूपाई करी थी अपनी, चाइना को लेकर या फिर वियतनाम को लेकर या फिर रंगून और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज को लेकर। बेसिकली मुझे इंस्पायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे 9th प्रेसिडेंट, मैं ये पॉइंट बोलना भूल गई, पहले बोलना था, 9th वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड इसलिए इम्पोर्टेंट रहे बिकॉज फॉर मी बीइंग फ्रॉम सच अ स्मॉल, जो आजकल हम लोग में रहता है कि स्मॉल कास्ट से वो इतने उस टाइम पे, अभी तक वो चीजें चल रही, बट वो उस टाइम पे उन्होंने इतना मेहनत करके एफर्ट करके वो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट तक का पोजीशन अपना एक्वायर किया था। वो जेएनयू के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाया भी है। तो मेरे मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग टॉपिक था ये टू रीड अबाउट हिम। एंड लास्टली सीक्वेंस इनका क्या है, ये 14th पोजीशन जो प्रेजेंट है, ये 14th पोजीशन पर अभी 14th टोटल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे, और जो हमारे जगदीप धनखड़ सर हैं वो भी 14th पोजीशन पे अभी हैं वाइस प्रेसिडेंट। 14th वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th है प्रेजेंट में। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट जैसे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल होता है तभी काम आते हैं जब प्रिंसिपल सर नहीं होते हैं, तो वैसे ही जो है वाइस प्रेसिडेंट का भी है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, जब प्रेसिडेंट ऑफिस में न रहे किसी कारण, किसी दिन उस पद पर किसी सिग्नेचर की आवश्यकता हो, तो वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है। टेन्योर क्या है वाइस प्रेसिडेंट का? 5 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में, ध्यान देना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में उसके वोटिंग के लिए जब उसका चुनाव होता है, तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि इसको आप प्रेसिडेंट वाले से डिफरेंशिएट करोगे तो आप ये बात यहाँ पर फिगर आउट कर पाओगे ज़्यादा बेहतर ढंग से कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो लोकसभा वाला भी वोट कर रहा है, राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले भी वोट कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट में क्या हो रहा है? केवल लोकसभा राज्यसभा वाले वोट कर रहे हैं और कोई नहीं। क्या इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं? यस, क्योंकि उनको नॉमिनेट करने वाला प्रेसिडेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था ना वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं, मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में उनको नॉमिनेट तो प्रेसिडेंट किया, तो वाइस प्रेसिडेंट वाले में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट करते हैं। तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउस से वोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? यस। ठीक है, किसी को इस बात में डाउट कुछ? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब प्रेसिडेंट को हटाना था तो इम्पीचमेंट होता है, 2/3 चाहिए लोकसभा से, राज्यसभा से 2/3 चाहिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी बहुत है। नॉर्मल 1/2+1 वाली मेजोरिटी जो होती है, ठीक है, उतनी मेजोरिटी बहुत है, सिंपल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। कोई ऐसा है जिसको 1/2+1 और 2/3 समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए आप वापस से जो है मतलब अपना जाओ क्लास 5th या 6th में, उसमें एक फ्रैक्शन वाला चैप्टर होता है मैथ्स में, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि 543 का 2/3 क्या होता है, 1/2+1 क्या होता है, तो बाद में डिफरेंस समझ में आएगी आपको। कोई ऐसा है जिसको 1/2+1 या 2/3 समझने में दिक्कत हो रही है? क्योंकि 2/3 मेजोरिटी लाना लोकसभा राज्यसभा दोनों बहुत कठिन काम है, अपोजिशन का भी आपको सहमति चाहिए होगा, और सरकार सिंपल मेजोरिटी से बन जाती है 1/2+1 से। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी बहुत पर्याप्त है। डन है? कुछ डाउट किसी को यहाँ तक? यस जतिन। सर, जो वाइस प्रेसिडेंट अगर कुछ वैसा काम कर देता है, गलत काम करता है, तो उसके जो वो होते हैं एविडेंसेस होते हैं सर, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रेजेंट किए जाते हैं या फिर वो बेसिकली कोर्ट में मुद्दा प्रेजेंट? रखा जाता है, एक बिल होता है बकायदा रिमूवल का ना, तो उस बिल में वो बात चर्चा होगी ना क्या इन्होंने किया है। ठीक है, बकायदा इनका एक बिल होता है। ठीक है, इम्पीचमेंट और का अगर मान लो प्रेसिडेंट के लिए बिल आ रहा है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई बिल आ रहा है, तो बकायदा हर बात लिखी रहती है, बकायदा जांच होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद मजाक थोड़ी चल रहा है कि ऐसे ही हटा देगा कोई भी। तो सर इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं होता? कोर्ट का रोल नहीं होता है, कोई क्रिमिनल मैटर वगैरह कुछ इशू, कोर्ट का प्रेसिडेंट को हटाने में कोई रोल नहीं होता है। कुछ दिक्कत हो, कुछ क्राइम प्रूव मिसबिहेवियर में, तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि भैया प्रेसिडेंट भी तो देश का नागरिक ही है। कुछ दिक्कत है किसी फैसले में तो कोर्ट तो जा ही सकता है।
जैसे मान लो कोई आदमी है एलिजिबल ना हो, सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो गया, तो कल को उसको निकाला जा रहा है तो कचहरी में जा सकता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, यस सर। कि मैंने गलती इन परिस्थितियों में की। तो ऐसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी है, वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी कचहरी जा सकते हैं कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लेकर किसी कुछ और डाउट? और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कल जो 6 क्वेश्चन लिखे थे ना, उसमें एक पॉइंट और नोट कर लो कि वो ओथ किसके सामने लेता है और रेजिग्नेशन किसको देता है। कोई भी व्यक्ति ओथ कैसे लेता है, रेजिग्नेशन किसको देता है। ओथ कैसे लेता है और रेजिग्नेशन कैसे देता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। देखो, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूं तो बताने के लिए आप फैक्ट नोट कर लीजिए, बाकी का मैं मार्क करवाऊंगा सारा कुछ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने, इस्तीफा भी प्रेसिडेंट को देता है। प्रियंका, यस सर। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, कौन वोट करता है राष्ट्रपति के चुनाव में? बताओ आंचल, कैसे समझाइए? उमिका, वेलकम टू वंशिता। उमिका, राज्यसभा मेंबर्स, लोकसभा मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट। इलेक्टेड, सब लोग इलेक्टेड रहेंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। यस उमिका, ठीक है। यस सर। ये अचानक कुछ लोग भाग क्यों रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात हुई है, ठीक है। वंशिता, यस सर। हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन होता है वोट करने के लिए? कैमरा चाहो तो ऑन रख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। सर, लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स, और उनमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं। और कैमरा आप ऑन रख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को, ठीक है। वी आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल, ठीक है वंशिता। यस सर। हाँ, कुछ और बता दीजिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, कौन है प्रेजेंट में? सर, जगदीप धनखड़ था। हाँ, जगदीप। बताइए, उपराष्ट्रपति के नाम में धनखड़ था क्या, मतलब बताइए, उपराष्ट्रपति भारत का है वो, जगदीप धनखड़ से हैं, ठीक है। प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है वंशिता? सर, जगदीप धनखड़ है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। सर, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। कितना एज क्राइटेरिया होना चाहिए मिनिमम राष्ट्रपति बनने के लिए? +35। क्या, कितना? राष्ट्रपति हाँ, राष्ट्रपति 35+। 35+। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? सर, सेम क्या होता है? सर, 35+। अच्छा, और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट चल रहे हैं फिलहाल? प्रेसिडेंट सर 15। और वाइस प्रेसिडेंट? सर 40। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा किसको देता है? सर, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है, ठीक है वंशिता। यस सर। हाँ, क्या है सर? सर, वाइस प्रेसिडेंट
रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को और देता है लेता चीफ है। जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है। ठीक है वंशिता, हाँ फेसबुक पे स्टेटस डाल सकती हूँ, मार्क सेफ एट डेली बाइट्स। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड। किसी और को कुछ डाउट इस पे? यस श्रुति। सर ये जो भी लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं ये एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या है कंफ्यूजन ये बताइए, आप रिपीट करिए, बताइए मुझे। सर मेरे को मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला वो नहीं समझ आया। प्रेसिडेंट जी, मतलब- अपना ओथ किसके सामने लेता है, शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, शपथ? सर नहीं पता, चीफ जस्टिस। अच्छा, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? सर वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? सर प्रेसिडेंट। इतना क्या सोच रही है, अरे उससे बड़ा है तो उसी को तो देगा। यस सर। तो वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है? प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस। नहीं, प्रेसिडेंट उससे बड़ा है अब लेवल यार उसी पद पर। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गुड। और रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट। ओके। यही पॉइंट है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, नहीं लिखो तो मार्क कराऊंगा मैं, निश्चिंत रहिए। नोट्स को लेकर निश्चिंत रहिए, बहुत प्रसाद बटेगा अभी। अच्छा सुनिए, कल फिर पूछूंगा मैं ये, थोड़ा सा याद भी रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मोहिनी ने मैदान त्याग दिया है। ये सोनम। सर राज्यसभा मेंबर को भी एमपी ही बोलते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो पार्लियामेंट का मेंबर है। राज्यसभा इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ही इज आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है सर, थैंक यू। तो मोहिनी ने सरेंडर कर दिया है। भगोड़ा घोषित कर दो इसको। आर्मी में कहते हैं गोली मार देनी चाहिए भगोड़ों को, ऐसा कहते हैं लोग। गजब का रूल बनाते हैं लोग। बताइए, इन लोगों को आके ना अलग से एक्स्ट्रा फी दी जाना चाहिए कि टीचर, लिटरली बता रहा हूँ यार, कॉमन सेंस यूज करो। मतलब टीचर तुमको बकायदा रूल दिया है, ढूंढ के खुद पूछ रहा है, किसको पढ़ी है तुम्हारे बारे में इतनी? और भाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है ना, वहां तो कतई नहीं पड़ी है उनको। फीस कम करने का सिंपल सा, जो कहीं तुमको 1000 रुपये में एनरोल कर रहा है, सिंपल सा सिद्धांत है कि टीचर को तुमसे कोई घंटा मतलब नहीं है, वो अपना ऑनलाइन पढ़ाएगा, तुमको गायब रहना गायब रहो, चाय पीना है चाय पियो, 2-4 फैक्ट याद के लिए राष्ट्रपति के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए 35, वो इसको इस्तीफा देता है, ये वो कुछ कंफ्यूजन उसमें, कुछ क्लियर ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे रहा। तो मतलब बताइए, ऐसे लोग हैं जिनको अलग से दिया गया है, बताया गया है कल है, तो चुनाव उन्होंने ये किया है कि इससे गायब बोले, और वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर आपको ऐसे ही वो भी दिखेगा। चलो खैर, चलो छोड़िए। Then I'll come to आरती। यस सर। क्या मिला था आरती आपको? सर क्या मिला था आपको? सर लोकसभा स्पीकर। यस प्लीज, तो बताइए आरती। सर मैंने ना बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिखे कोई हैं। दिक्कत नहीं आरती, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं तो जब आंचल ने बोला तभी मैंने आगे खुद क्लेरिफाई किया कि देखिए ऐसा है, बाकी के लोग इस चिंता में नहीं आएंगे। क्या आंचल ने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया था, उन्होंने बहुत डिटेल में शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मेरे को लगा मैंने गलती कर दी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स रियली गुड। अगर कहीं पर ऐसी आवश्यकता होती तो मैं आपको रोकता। ओके सर। हाँ, क्योंकि मैं रोकने में परहेज नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कहीं कुछ हो रहा तो मैं होने दूंगा, आप कैसे बोलें कैसे टोकें, ऐसा व्यक्ति मैं हूँ नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा किया कि आपने उसको डिटेल में कवर किया है। एंड ऑल्सो बाकी के लोग भी जो है, अच्छा है कि शॉर्ट में उसको कवर कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड क्लास।
चलिए ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? हाँ, यस आरती, यस प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इस प्रेशर में मत आइए कि उन्होंने डिटेल में कवर किया। बड़ी अच्छी बात है कि उनको जो पहला रूल दिया गया था बहुत डिटेल में कवर किया, बाकी के लोग शॉर्ट में पॉइंट्स को बताएं तो बेटर है। ठीक है आरती? अभी मैंने ना वो रफली नोट किया था बस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आरती, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस आप बता दीजिए अबाउट, बता दीजिए स्पीकर क्या होता है लोकसभा का, बाकी कुछ कुछ दो चार सवाल हैं वो बता दीजिए उसमें। ठीक है, लोकसभा स्पीकर, सर मैं डायरेक्ट बोलना शुरू कर यस 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 बिल्कुल। अभी तक लोकसभा स्पीकर 16 नहीं 17 रह चुके हैं, और सबसे पहले जो फर्स्ट थे वो थे गणेश वासुदेव मावेलकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। आगे। एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे मधाभूषी अनंत श्यामा आयंकर। आप उनके रिगार्डिंग बताइए, बस स्पीकर के रिगार्डिंग। एंड प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। ठीक है, प्रेजेंट में स्पीकर कौन है? ओम बिरला। सर डिप्टी स्पीकर के बारे में नहीं पता ना। अरे बताना तो शुरू करिए, जितना पता है बताइए। करेंटली डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा अरे एक पास्ट सेकंड, डेप्यूटी छोड़िए भाई, आप स्पीकर के रिगार्डिंग बताइए। Second question, qualification and eligibility of Speaker of Lok Sabha. First, same is Member of Parliament. Second, citizen of India. Third, not less than 25 years. Fourth, not holding any office of the profit in government of India and state government. Fifth, he should be member of House. Usually ruling party एक member सेकंड, स्पीकर क्या होता है पहले मेरे को समझाओ जरा। स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अच्छा, ये तो हिंदी में मतलब हो गया, क्या हो बेसिकली होता क्या है? व्हाट डज ही डू? हेड मतलब वो लोकसभा जो लोकसभा के जितने भी मेंबर है उनकी बातें सुनना, उनकी बातें रखना। अच्छा लोकसभा उनके थ्रू रखते हैं मतलब। अच्छा, वो पड़ोस वाली आंटी है उनकी बातें सुनना, उनकी बातें रखना। सर जैसे क्लास में मॉनिटर चाहिए होता है, ठीक है, गुड, वैसे फेयर ही- इनफ, नाइस वाइस एग्जांपल। हाँ वैसे वैसे ही लोकसभा की जो भी सदस्य हैं उनमें एक मतलब लोकसभा के जो मेंबर है उसी में से किसी एक को चुना जाता है। चुना जाता है। ठीक है, क्लास का मॉनिटर क्लास का ही होता है। Yes, sir. तो स्पीकर भी जो है उन्हीं मेंबर्स में से एक आदमी को स्पीकर चुन लिया जाता है। ये होता है अबाउट द स्पीकर। ठीक है, फर्स्ट कौन था? जीवी मैवलंकर। प्रेजेंट में कौन है? ओम बिरला। ठीक है, आगे बताइए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सर इनकी वही है जो बाकी मेंबर्स की है पार्लियामेंट की। मुझे पता नहीं है बाकी के मेंबर्स की क्या है पार्लियामेंट की। कि कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट पर ना हो जिसमें से बेनिफिट मिल रहा हो, और ठीक है, और सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे। वो हाउस का मेंबर होना चाहिए स्पेशली। हाँ तो वो तो क्लास का मॉनिटर तो तभी बनेगा जब क्लास का पहले एडमिशन लेगा। ठीक है, आप किसी कॉलेज जैसे राम कॉलेज के आप प्रेसिडेंट हो तब बनेंगे, पहले आपको श्री राम कॉलेज में एडमिशन हो। तो वैसे ही जो लोकसभा का स्पीकर है वो तो पहले लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। वो बात समझ में आ रहा है, आगे बताइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एज 25 ईयर्स से कम नहीं यस, होनी। एज इंपॉर्टेंट फैक्टर, वही हर जगह चेंज हो रहा है। बाकी का भारत का नागरिक वगैरह है, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेंटली सेन होना चाहिए, मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए। सारी बातें समझ में आ रही, सब जगह सेम है, सब जगह क्राइटेरिया है ये। ठीक है, तो एज फैक्टर मैटर करता है, 25 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर एज क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे बताइए आपका फेवरेट। सर एक और चीज, जो लोकसभा स्पीकर है उनकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी वो आर्टिकल 84 में मेंशन की गई है। ठीक है, फेवरेट आपका?
आपने बोला था कि फेवरेट नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ, तो मैंने ना मतलब इधर उधर देखा और ना ढूंढा, मतलब कोशिश की मैंने, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक दो चीज देखी पर ना मुझे समझ नहीं आता मैं फेवर में लूँ या ऐसे लूँ। अच्छा, टोटल कितने स्पीकर रहे हैं अब तक? अब तक 17, मतलब अभी ओम बिरला 17। हाँ, 17 स्पीकर हैं, तो उसमें इतना ढूंढने में क्या दिक्कत हो रहा है कि कौन फेवरेट है? कुछ उनके बारे में पढ़ी हो, किसी के बारे में? सर मैंने एक दो के बारे में बस ऐसे ही बताइए, देखा। क्या देखा? सर बताऊं? हम्म सर यूपीए, सर 2004 में सरकार आई थी यूपीए की, जिसमें ना जो लोकसभा के स्पीकर थे वो थे सोमनाथ चटर्जी। ठीक है। उन्होंने ना मतलब उन्होंने 2008 में एनडीए सरकार, एनडीए ने एक वो रखा था न्यूक्लियर लायबिलिटी के लिए, मतलब क्या रखा था? क्या बोलते हैं, अम, प्रस्ताव रखा था सर। अच्छा, हाँ, फिर? तो उन्होंने रखा था, तो उसमें मेजॉरिटी इक्वल आ गई थी दोनों, मतलब सभी दोनों सभा की। उसके बाद जब डिसीजन लेना था तो स्पीकर के ऊपर था कि वो किसको, मतलब उनके फेवर में वोट करते हैं न्यूक्लियर लायबिलिटी के या तो फिर उसके अगेंस्ट। तो उनकी जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उनको पता था कि ये तो हमारे उसका है, तो वो हमारे मतलब हमारे फेवर में ही करेंगे, मतलब उसको डिनाई कर देंगे। लेकिन उन्होंने ना मतलब उसके अगेंस्ट नहीं, न्यूक्लियर लायबिलिटी के फेवर में उन्होंने वोट दिया। तो उसके बाद है ना फिर बाकी जो ऑपोजिशन थे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्ट वो के तहत वो मतलब चालू कर दिया और फिर उनकी ना सरकार गिर गई। तो उन्होंने, फिर मैंने सोचा कि उन्होंने मतलब अपनी सीट का ना सोचकर मतलब उनको पता सरकार था गिर गई 2008 में कांग्रेस की? हाँ सर, कांग्रेस यूपीआई की सरकार। मतलब मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, किसी को याद है 2008 में सरकार गिर गई थी कांग्रेस की खुद से? कोई है जो पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, जिसको पता हो 2008 में गवर्नमेंट गिर गई हो? सर इस्तीफा देना पड़ा था उनको अपने पद से, अच्छा, स्पीकर को। और सर मैंने पूछ दूसरा रही हो, बता ओम रही बिरला हैं? के बारे में सर, पूछ रही हो, बता रही हो? नहीं मैं बता रही हूँ। अच्छा, कुछ भी बोल देती यार कि सर मेरी फेवरेट जो है मेरा मीरा कुमार है, क्योंकि पहली महिला स्पीकर थी। सर मैंने सोचा था यही ब्राउन बोलूं। टोटन कम्युनिटी से आती थी, बात ही खत्म हो जाती। उड़ता तीर तो तुमने खुद ही लिया है। सर मैंने सोचा था मैं यही बोलूं, अभी ठीक पर से पता पूछ दे नहीं। यूपीए गवर्नमेंट क्या है तो बता ही नहीं पाओगी। मैंने उसी में कह दिया कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तुम कंफ्यूज हो गए, नहीं यूपीए की गवर्नमेंट थी। सर मैंने बोला था वही कांग्रेस हाँ, की तो फिर गवर्नमेंट। उड़ता तीर क्यों ले रही हो? तो बोल देती कि पहले महिला थी, डाउन टोटन कम्युनिटी से आती थी, बात ही खत्म। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, फेयर एनफ आरती। और सर मैंने ना ओम बिरला जो अभी प्रेजेंट के लोकसभा स्पीकर है, मैंने उनके बारे में भी देखा कि ना मतलब वो ना जैसे कोई ऑपोजिशन कुछ बोलते हैं ना तो वो ना स्पीकर ही बंद कर देते हैं, उनका सुनते ही नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, ठीक है, बताया है आपने पर्याप्त, ये पर्याप्त मात्रा में बताया है। चलिए ठीक है आरती, थैंक यू, एंड ठीक ठाक बताया आपने, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, गुड। Thank you. चलो अच्छा, जिस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था पहली बार थोड़ा रिसर्च करके तो आई। सर आपने बोला था ना कहीं से भी ढूंढ ढांड के लाओ, तो ना हम्म। मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी, ये वो सब कुछ नहीं नहीं, मिक्स बस हो रहा बस था। बस, ठीक है ठीक है, ठीक। जिस काम के लिए भेजा गया था वो आपने कर लिया है, कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। चलिए खैर, थोड़ा सा स्पीकर पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा होता है यार, पार्लियामेंट में
जब तुम लोकसभा में जाते हो पहले दिन और 543 लोग लोकसभा में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट पहले दिन, तो तुमको नहीं लगता कि केओस सा मच जाएगा? ये 543 लोग आपस में एकदम केओस सा मचा लेंगे। तो एक डिसिप्लिन होता है हाउस में, हाउस में सब लोग जब लोग पहुंचते हैं तो एक नियम होता है, किस नियम के तहत कुर्सी पर बैठेंगे, क्या होगा। और इस हाउस को जो संचालन करता है ना, यहाँ पर जो आदमी बैठा रहता है वो होता है स्पीकर। स्पीकर, इसी हाउस में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है कि हम स्पीकर बनने को तैयार हैं, कि हम स्पीकर बनने को तैयार हैं। तो लेकिन यार तुम इस बात को कॉमन सेंस यूज करो ना। हाउस में स्पीकर बनने के लिए कितना मेजॉरिटी चाहिए? एनीवन? ½ +1। ½ +1। अरे मेरे क्लास में 100 लोग हैं, मेरे पक्ष में बहुमत तो मुझे कितने लोग चाहिए? half plus 51, ½ half +1। half plus 200 लोग मेरे क्लास में, मुझे मेरे पक्ष में वोट पाने के लिए, मुझे जीतने के लिए कितने लोग चाहिए? 100+1, ½ +1। तो लोकसभा में स्पीकर बनने के लिए कितना चाहिए? half plus तो तुमको नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट बनाने के लिए जो नेताजी हैं वो खुद ही ½ +1 मेजोरिटी लेके बैठे हैं? तभी तो सरकार में है। तो नेताजी अपना आशीर्वाद हमको दे दें, हम स्पीकर बन जाएंगे। true sir। तो तुम लोकसभा के मेंबर हो, नरेंद्र मोदी कह दें कि इसको स्पीकर बनाना है, तुमको लगता है कि सारे के सारे सांसद उसके पक्ष में वोट कर देंगे? तो एक तरह से होता क्या है, जो भी गवर्नमेंट इन पावर होती है ना, मोर और लेस स्पीकर उसी के, कह लो वैसे तो स्पीकर का पद बना है कि एकदम निष्पक्ष रहोगे, ठीक है, एकदम निष्पक्ष होके बोलो, स्पीकर का पद रहे तो। लेकिन अब है क्या, है तो आदमी ही। तो स्पीकर बनना है तो तुमको हम क्या करेंगे कि भाई जब भी कोई स्पीकर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं रूलिंग पार्टी का हेड हूँ, मैं लोकसभा में हाउस ऑफ द लीडर गवर्नमेंट का जो सांसद मेजोरिटी में उनका मैं लीडर हूँ, तो मैं बोलूंगा ना फलाना आदमी को स्पीकर के लिए वोट करेंगे। तुमको लगता है कहीं ना तो कहीं वो एक तरह से गवर्नमेंट का ही आदमी है जो स्पीकर की तरफ पर बैठा रहेगा? ये हम ऑफिशियल तरीके से नहीं, अनऑफिशियल तरीके से समझ रहे हैं बात को, कि कहीं ना तो कहीं उन्हीं का सपोर्टर रहेगा जो स्पीकर की तरफ बैठा रहेगा। स्पीकर बैठने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप निष्पक्ष होगे और आप किसी पार्टी के नहीं होते हो, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन अमूमन देखते हो प्रो गवर्नमेंट ही होते हैं वो। क्यों? क्योंकि बनने के तरीका में समझ में आ रहा है ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस यूज करो। लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि अनबायस्ड होंगे, और कल को कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो स्पीकर बना हुआ है, किसी बिल पर वोट हुआ, दोनों बात पे बराबर हो गई, तो स्पीकर एज ए मेंबर वोट कर सकता है, क्योंकि वो भी हाउस का मेंबर है। उस दिन वो एज ए मेंबर वोट कर सकता है। उसी स्पीकर के वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। कास्टिंग वोट कहते हैं कि जब टाई अप हो जाएगा उस केस में स्पीकर भी वोट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हाउस का मेंबर है, ठीक है। तो स्पीकर हाउस का मेंबर होता है। तो स्पीकर बनने के लिए कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जो लोकसभा का मेंबर है वही तो स्पीकर बनेगा, तो जो लोकसभा के मेंबर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही स्पीकर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जब तो पहले दिन हाउस में मिलोगे तो सब लोग वोट करेंगे। वोट किसके पक्ष में पड़ेगा? क्लास वाला से मॉनिटर बनता, भाई तू मेरे को सपोर्ट करिए, भाई तू मेरे को सपोर्ट कर, भाई तू अपनी बंदी को भी बोल दे, तेरी गर्लफ्रेंड है ना, लड़कियों को बोल देगी कि सब लोग हमको वोट करेगी। तो ऐसे ही वहां भी चलता है। पता है जो गवर्नमेंट है, मोदी जी जिधर बोल देंगे सारे एमपीज उनके पक्ष में, जिस आदमी को बोलेंगे, तो अब उस आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अनबायस्ड है, लेकिन किसी क्रिटिकल मुद्दे पर हमेशा वो सरकार के साथ दिखेगा, क्योंकि उसको पता है, ठीक है, कैसे व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है। यस शिवानी? सर स्पीकर हमेशा 272 में से बिलोंग करेगा ना? नहीं, 543 में से बिलोंग करेगा। हाँ मतलब 543 में से, मतलब वो 543 के अंदर रहेगा, अलग से नहीं रहेगा। बिल्कुल, हाँ। It's जीतने के लिए like सिंपल कि मेजोरिटी चाहिए तो 272 चाहिए एक तरह से। इट्स लाइक कि क्लास में मॉनिटर बिठा दें। बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैसे ही। क्लास में मॉनिटर कितने बच्चे, हाँ तो इनके पक्ष मॉनिटर है, आधे बच्चे इनकी तरफ आधे उनकी तरफ है, ठीक है। ओके ठीक है सर। बिल्कुल वैसे ही है। यस पूजा? सर जो स्पीकर है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस के लोकसभा राज्यसभा के लिए है, वही विधान परिषद और विधानसभा के लिए होती है।
मुझे नहीं पता विधानसभा विधान परिषद का क्या है अभी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लोकसभा स्पीकर की बात कर रहा हूँ, ठीक है पूजा। जब उनकी बारे में बात आएगी तो फिर हम कंपेयर करेंगे। फिलहाल अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो सवाल आपने पूछा है फिर तो कल को कोई हमसे खड़ा हो जाएगा, कहेगा सर जैसे प्रेसिडेंट का वैसे ही गवर्नर का भी होगा, फिर तो हमको लाइन क्रॉस नहीं करनी है। हमें अभी हम स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीकर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लास एक एक करके कंप्लीट होगा, सब पे आएंगे। देखो लोकसभा के क्लास के मॉनिटर को क्या कह रहे हो? स्पीकर। राज्यसभा के क्लास के मॉनिटर को क्या कहोगे? चेयरमैन। बस राज्यसभा के क्लास का जो मॉनिटर है ना, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। राज्यसभा का जो कह लो हेड होता है, जो मॉनिटर करता है रूल्स रेगुलेशन, उसको हम चेयरमैन कहते हैं। और वो बंदा चेयरमैन के पद पर कौन बैठेगा? जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा ना, वही चेयरमैन भी होगा। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखोगे बाकी के दिन में तो सारा काम प्रेसिडेंट कर ही रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसे कोई काम नहीं है फिर, तो उसको ये कहा जाता है कि भाई तू ही हाउस का चेयरमैन भी है। तो राज्यसभा में रोजमर्रा के काम में आके बैठता है। तो चेयरमैन पर अब हम बात करेंगे, ठीक है। यस ऋतु। सर जो पार्लियामेंट है उसमें फिर कौन डिसाइड करता है कि राज्यसभा का स्पीकर मतलब मॉनिटरिंग करेगा या लोकसभा का चेयरमैन? जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो क्या होता है सर? मतलब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसको मॉनिटर करता है या चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है स्पीकर? क्लास 10th का मॉनिटर दूसरा, क्लास 9th का दूसरा है। नहीं सर, जब वो सेशन चलता है तो सब इकट्ठा होके बैठते हैं ना, मतलब। अरे इकट्ठा होके क्यों बैठेंगे? लोकसभा वाला लोकसभा में बैठता है, राज्यसभा वाला राज्यसभा में बैठता है भाई। और सर जब आपने एक बार बताया था ना कि जब कोई ऐसे सिचुएशन पड़ती है जब दोनों को, उस पे हम बाद में बात करेंगे, को उस पे हम बाद एक में साथ बात करेंगे। ये इतने दिन से आप लोग ये फिगर देख रहे हो, तुम्हें देख के अरे यार ये बहुत कॉमन, बहुत बहुत फालतू सवाल था ये, लिटरली बता रहा हूँ। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, दोनों तुमको अलग अलग नहीं दिख रहा है? राज्यसभा वाले यहाँ बैठते हैं, लोकसभा वाले यहाँ बैठते हैं भाई। ये इमेज मैंने दिखाया था, ये लोकसभा ये राज्यसभा दोनों अलग अलग नहीं दिख रहा है? यस सर। दोनों अलग अलग है भाई, दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। लोकसभा अपने अलग जगह काम करती है, राज्यसभा अपने अलग जगह काम करती है, ठीक है। और कॉलेज में कभी कोई बंदर आ जाए तो 9th 10th दोनों बच्चे भागते हैं देखने के लिए क्या हुआ। तो ऐसे ही जब कभी इस तरह का डिबेट का मुद्दा आ जाएगा तो दोनों को बुलाया जाएगा। वो एक विशेष परिस्थिति है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा इज लोकसभा, राज्यसभा इज राज्यसभा, दोनों भैया अलग अलग सेक्शन है, दोनों एक दूसरे के हाउस में नहीं जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा राज्यसभा में बैठता है, लोकसभा लोकसभा में बैठता है, ठीक है ऋतु। यस सर। हाँ, जो ज्वाइंट वाली बात बोली उस पर हम बाद में आएंगे, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है ऋतु। हाँ यस यस जतिन। सर स्पीकर जो है वो बायस्ड हो जाए कभी, अगर से नॉर्मली होता नहीं, अगर वो बायस्ड हो जाए क्योंकि मेजोरिटी में जो एमपी है वो उनके वोटों की वजह से आया है, तो सर वो अपोजिशन के जो कम क्वांटिटी में जो एमपी है सर वो क्या करेंगे उसको उस टाइम पे अगर स्पीकर बायस्ड हो जाए? मन से आप कितना साफ हैं, इसकी शुद्धता का कोई प्रमाण है, कोई तौलने का पैरामीटर? नहीं सर अगर हो जाए बायस्ड नहीं तो नहीं, सर ये कैसे डिसाइड होगा बायस्ड है? वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से यही सही है। he has all the rights to take decision in। जतिन ये कैसे डिफाइन होगा कि बायस्ड है? सर जैसे कोई डिबेट, अगर कोई डिबेट चल रही है वो अपोजिशन पार्टी को ज्यादा मौके ही नहीं दे रहा है, ठीक वो है, मान लो उनका स्पीकर बंद कर देता है या फिर तो वो क्या कह के कह रहा है? वो क्या कह के कह रहा है कि हम तो आ रहा तुमको, वो कुछ कह तो नहीं रहा, उसको लग रहा है कि हमको, वो कह रहा है कि हाउस का डेकोरम मेंटेन करने के लिए करना जरूरी है। वही थोड़ी नहीं कह रहा कि तुम अपोजिशन हो इसलिए तुम्हें दबा देंगे। नहीं सर, जैसे गवर्नमेंट के इधर जो नहीं जतिन, मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड क्या है आधिकारिक रूप से? स्पीकर का काम है हाउस को बढ़िया से चलाने के लिए जो भी जरूरत हो, और तुमको नहीं लगता कि मॉनिटर क्लास में बायस्ड होता था? ये सर हो सकता है, लेकिन वो कहेगा कि वो शोर कर रहा था। यस सर।
तो ऐसे ही ये पॉलिटिक्स को हमें नहीं घुसाना है। स्पीकर इज सपोज टू बी अनबायस्ड। अब आप ये कह रहे हो कि सर जैसे इस समय प्रेजेंट में चल रहा है कि अपोजिशन आरोप लगा रही है हमारा माइक बंद कर दिया सर, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं स्पीकर, तो स्पीकर से पूछोगे तो पता क्या कहेगा कि हाउस में डेकोरम मेंटेन करने के लिए वो मेंबर अनरूली हो रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया। क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हो तुम, अब तुमको चाहे पता होगी नहीं नहीं ये तो परोक्ष रूप से सही नहीं है, तो फिर यार ये तो पॉलिटिक्स में होता है। अब राहुल गांधी के पास 250 MP अगर होते हैं तो स्पीकर नहीं कर पाता, क्योंकि कितनों को बाहर निकालोगे, वो सब बैठ जाएंगे वही धरने पर। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर उनको बोलने नहीं दे रहे हैं स्पीकर, हाँ हो सकता है, लेकिन मन का शुद्धता का पैमाना क्या है, पूछोगे तो पता क्या कहेंगे, ये हाउस में अनरूली बिहेवियर कर रहे थे, माइक पर जो 5 मिनट दिया गया था 7 मिनट बोल रहे थे, और हमको लगा हम किसी और मेंबर को देते, हाउस का डेकोरम मेंटेन नहीं करते इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब इस बात का कोई प्रमाण तो है नहीं, मतलब कोई जवाबदेही तो है नहीं कि भाई किसी को किसी ने फोड़ के तो चेक किया नहीं अंदर से क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए तो ये सब तो पॉलिटिक्स में चलता है। और ऑब्वियस सी बात है जतिन, एक चीज और होता है जानते हो, जो संविधान के निर्माता होते हैं ना, उनको ये सब बात पता होता है कि स्पीकर को ऐसा रखना है कि कहने के लिए अनबायस्ड हो, लेकिन सरकार के रोजमर्रा के जीवन में फेवर में ही हो, क्योंकि सरकार को ही देश चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो हर दूसरे दिन उसके काम में रोड़ा नहीं बनना है। ठीक है, तो नियम बनाने वालों ने पावर को बहुत अच्छे से चेक एंड बैलेंस किया है। तो एक तरह से उन्हीं का मतलब मैं नहीं कहूंगा कि उन्हीं का आदमी है, मतलब बस ठीक है कि इलेक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट जो है भाई उसके बाद ज्यादा MP होता है, तो कहीं ना कहीं उसी का सिलेक्शन में मेजोरिटी रोल रहेगा, एंड ही सपोज टू बी अनबायस्ड। अब वो अनबायस्ड है कि नहीं है क्या ही कहोगे। अब जैसे राष्ट्रपति ही होता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है कि अनबायस्ड रहेंगे, लेकिन देखोगे सरकार जिसको चाहेगी वही राष्ट्रपति बन जाता है जब चुनाव हो रहा होगा। तो क्यों? क्योंकि मैं सरकार में इसीलिए हूँ क्योंकि मेजोरिटी MP मेरे पास है। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेजोरिटी MP उसको वोट करेंगे तो खुद ही बनने लगेगा। राज्यसभा में मेजोरिटी MP मेरे पास है क्योंकि मैं सरकार में हूँ, तो वोट करेंगे तो खुद ही जो है राष्ट्रपति जो है प्रो गवर्नमेंट होने लगेगा। लेकिन पद पर आने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि अनबायस्ड रहेंगे आप। हम लोग पंच परमेश्वर पढ़े हैं बचपन में कि न्यायाधीश बनने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि अनबायस्ड होंगे, तो एक्सपेक्ट किया जाता है यार, ठीक है, बाकी उन लोगों की जैसी इच्छा। ठीक है जतिन? ओके सर। हाँ, आकाश बहुत बेहतरीन। आकाश यहाँ पर नहीं है। टॉपिक को मैं कवर कर देता हूँ और रैप भी करता हूँ आज के लिए। ठीक है, कुछ महानुभाव और गायब हैं तो कल चर्चा थोड़ा किया जाएगा उनसे। तो एक था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो यार, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उन्हीं के मेंबर के बीच का होता है, चुनाव करके वोट करके बना लेते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के पास एक पद बनाया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा कहा गया भाई तू ही राज्यसभा के स्पीकर और चेयरमैन बन जा, मतलब जो राज्यसभा में जो हेड होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा। जैसे कि यहाँ इमेज देखोगे तो इस वाइस प्रेसिडेंट के पहले क्या थे, वेंकैया नायडू थे। तो ये देखोगे स्लाइड में मैंने वेंकैया नायडू वाला फोटो देखो, वेंकैया नायडू है यहाँ पर। तो ये जो बंदा होता है यहाँ पर बैठता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो क्या क्वालिफिकेशन होता है राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए? कुछ नहीं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, वहां पर भी वही क्राइटेरिया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन वोट करता है? इलेक्टेड नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। तो वो चेयरमैन के लिए भी वही लागू हो रहा है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बात लागू हो रही है वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पे लागू हो रही है, क्योंकि पद और व्यक्ति सेम है, बस वहां पर वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट कर रहा है। तो राज्यसभा को जो हाउस को लीड करता है मॉनिटर, उसको हम चेयरमैन कहते हैं, लोकसभा वाले को स्पीकर कहते हैं। ठीक है, डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर। किसी को Yes, बात sir. डाउट Yes, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ यस राहुल प्लीज बताइए। हाँ इसमें सर एक ऑफिसियो करके एक वर्ड आया, इसका मतलब तो क्या है? एक्स ऑफिशियो का मतलब हो गया कि आधिकारिक रूप से पद पर बैठने वाला जो वो है। ठीक है, हाँ यस ज्योति।
ठीक है क्लास, कुछ किसी को डाउट यहाँ तक? यस शिवानी। सर जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट पे चेयरमैन को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट लेनी है, अगर प्रेसिडेंट नहीं, को कुछ भी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन होता है, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोलोगे, सर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन होता है राज्यसभा का। हाँ जी, मतलब प्रेसिडेंट को कुछ भी हो जाता है फॉर सपोज, तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट बन प्रेसिडेंट, जाएगा हाँ जी, तो तो उसको राज्यसभा कौन हैंडल करेगा? चेयरमैन की पोस्ट उसको छोड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं, हाँ मतलब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा तो चेयरमैन नहीं रहा। हाँ जी, तो उसको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तो गुड। वो रेजिग्नेशन देंगे अपना या फिर कुछ? नहीं, रेजिग्नेशन क्यों दोगे? वाइस प्रेसिडेंट हो, अब तुम छोड़ के प्रेसिडेंट बन गई हो। अब हाँ जी। क्वेश्चन यहाँ पर मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था। अच्छा ठीक है देखो, सर। जब स्पीकर होता है, बहुत सही टाइम पर आपने सवाल भी पूछा, जब स्पीकर होता है तो कोई जरूरी तो है नहीं कि हर दिन स्पीकर प्रेजेंट होगा। यस सर। डन है, हर दिन होगा क्या स्पीकर प्रेजेंट? अरे किस दिन छुट्टी, भाई बीमार पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। हाँ जी हाँ जी। समझ में आ रहा है बात? हमेशा तो Yes, बैठेगा नहीं चेयर पे। तो लोकसभा वाले क्या करते हैं ना, एक डेप्टी स्पीकर भी चुन के रखे रहते हैं, क्यों नहीं बैठेगा तुम बैठोगे। और कभी दोनों मॉनिटर ना आए हो तो हम लोग क्या करते हैं, अरे चल 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 ठीक है, तू भाई टॉपर है, आज के लिए तुम ही मॉनिटरिंग का काम कर लो। तो ये लोकसभा में भी होता है, जिम्मेदारी स्पीकर की है, नहीं आया तो डेप्टी, दोनों नहीं आए हैं तो होता क्या कि किसी भी मेंबर को एज ए स्पीकर बना दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, या फिर मतलब प्रेसिडेंट लिख के दे देता है, हाँ भैया इनको स्पीकर बना थोड़ी देर के लिए। मतलब कोई क्लास में नहीं है तो वहाँ चेयर पे कोई बैठा हुआ होना चाहिए, तभी हाउस रन करेगा। तो लोकसभा वाले अपना एक डेप्टी चुन के रखे रहते हैं। तो राज्यसभा वाले क्या करते हैं, चेयरमैन कौन है ये बहुत क्लियर है राज्यसभा वालों को, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा। राज्यसभा वाले आपस में से ही एक डेप्यूटी चेयरमैन चुन के रखते हैं। ओके सर। सो दैट हाउस के फंक्शनिंग में दिक्कत ना हो। चेयरमैन का क्या काम है, हाउस को फंक्शन कराना, तो डेप्यूटी चेयरमैन क्या करेगा, वहां जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन वहां जाके बैठ जाएगा। ओके सर। कंचन है क्या क्लास में? कंचन वर्मा। कंचन स्विच ऑन करो माइक प्लीज। ऑन नहीं हो रहा तो रीजॉइन करिए। तो एनीवन एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यस सोनम, यस बताइए प्लीज। सर जो ये डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है, ये भी वही ½ की तरीके से ही चुना जाता होगा? नहीं सोनम, ½ की बात नहीं है, किसी को कैसे चुनोगी तुम ही बताओ। सर आपस में जितने लोग हैं वो वोट करेंगे, जिसको ज्यादा मिल गया वो जीत जाएगा। जो ज्यादा मिल गया तो कितना मिल जाएगा कि हमेशा ज्यादा रहे? 100 रुपए में तुमको कितना रुपया देती कि हमेशा तुम्हारे पास ज्यादा रहे? 50+1। 51, 50+1। तो ऐसा नहीं है कि हाफ प्लस नहीं भैया, जिसमें मतलब समझ रही हो कैसे डिसाइड होगा डिप्टी चेयरमैन कौन है? सब बैठे हैं तो सब में, जब सब बैठे हैं तो भाई देख लो किसके पक्ष में ज्यादा लोग बोल रहे हैं। तुमको 51 रुपीज दे दिए हैं तो हम बाकी क्लास में कितना भी बांट ले, हमेशा तुम्हारे पास ज्यादा ही रहेगा। सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा है। सेम तरीका वहां पर। हाँ यस, कहाँ गई कंचन? एक सेकंड जतिन, मैं आ रहा हूँ। यस कंचन, कंचन भाग गई क्या? गोली मार दी जाए उसको भी। हाँ यस, किसी ने हैंड रेज किया था। हाँ यस जतिन, बताइए जतिन। सर जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो सर हर जब भी सभा होती है उनमें से जितने प्रेजेंट होते हैं वो लोग वोट करके बनाते हैं, या फिर ये एक फिक्स हो जाता है कि नहीं, एक बार? नहीं, देखो जतिन, जब पहले दिन डेली वाइट्स पे क्लास होती है तो सब आते हैं। यस सर। ऐसे ही जब ये लोग चुनाव में जीत के आते हैं तो इन सब आते हैं, तो तभी डिसाइड हो जाता है कौन स्पीकर रहेगा, कौन डिप्टी स्पीकर रहेगा। क्योंकि सर हर दिन कोई सभी हैं ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना, यही तो मैंने बोला। तो एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर हो जाता है, और उन लोगों को पता रहता है कि आज इस काम के लिए वोट करना है तो आना है। ओके सर। बस दुकानदारी चल रही है उसी पर, ठीक है उनकी, तो उनको पता रहता है आना है। और नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वोट पड़ेगा
जिसके पक्ष में मेजॉरिटी आ जाए, और अमूमन जतिन वोट उसी के पक्ष में आएगा जिसके पक्ष में सरकार है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। यस सर। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार 544 सीट है, 543 सीट है तो सरकार एकदम 272 कांटे से कांटा आगे मिला के बनती है। ऐसा कुछ तो है नहीं। 280 आ जाएगा, 290 आ जाएगा, 304 आ जाएगा तो सरकार के पक्ष वाली बात हो जाती है। ठीक है, इन बातों को बहुत सीरियसली लोग ना ऐसे 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 कैसे होता है, ऐसे तो कंफ्यूजन होता है। सिंपल सी बात है। हाँ ठीक है। हाँ ये शिवानी। सर मेरा कोई डाउट नहीं था, मैं यही कह रही थी कि ये बड़े बेसिक से चीजें हैं, पर हम पता नहीं इनको क्या ही मान के बैठे थे। क्योंकि अगला मतलब समझाने वाला तुमको ऐसे ही समझा रहा था, ये हाँ चेयरमैन होता है, फलाना होता है, ठिकाना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत उसको सिंपल टर्म्स में मैं बहुत तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, बहुत आगे नहीं जा रहा हूँ। हाँ जी, बल्कि ये बहुत बहुत सिंपल से प्रोसीजर है, मतलब कोई ज्यादा बहुत सिंपल। कॉम्प्लिकेट। और पता है, अब वापस अखबार पढ़ोगी, पॉलिटी की किताब पढ़ोगी ना, जो मक्खन की तरह समझ में आएगी बात क्या लिखी हुई है, बिल्कुल। और वहीं पर आदमी पढ़ना शुरू करता है। ये सब जो मैं पढ़ा उड़ा रहा हूँ ना, ये तो तुम ठीक है, ये सब समझने के लिए ठीक है। अब जब तुम खुद बुक पढ़ोगे, तुम्हारा कैचिंग पावर इतना तगड़ा हो जाएगा ना कि क्वेश्चन उसमें सब पॉलिटी का ऑटोमेटिक होने लगेगा। ये सब बेसिक बातें समझ में आती, तुमको पता चलेगा लिखा क्या हुआ है। उसके पहले यस सर। चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट। मैंने बोला वाइस प्रेसिडेंट के पास ऐसा वाइस है तो कोई काम नहीं है, तो राष्ट्र कह दिया कि भाई तुम राज्यसभा का हाउस हेड लीड करो। तो डेप्यूटी कहाँ से बना, आपस में चूज कर लो। तो कुछ सिंपल सिंपल सी बातें। आप एक बार भी कोई बुक रीड कर लिया एक बार भी, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता पॉलिटी में। तो फिर मैटर नहीं करेगा तुम पॉलिटी के स्टूडेंट हो कि नहीं हो, तो उनको खुद ही लगेगा यार मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे जानना चाहिए ये बात। यस हिमानी। तो मेरा ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपका जो टीचिंग मेथड है ना, कि मतलब टॉपिक देकर हम खुद मेहनत करके लाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सब बेसिकली क्या होता है, मोस्टली ना टीचर्स आते हैं, वो सजा के सब कुछ दे देते हैं, और बच्चा कहता है कि करे ना करे, करे ना करे। ठीक है, और आपने इस टॉपिक दिया तो हमें थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ सर्च करके आए, थोड़ा पीपीटी बना कर आए, तो उससे ना थोड़ा माइंड में खुद भी बैठ जाता है, और थोड़ा पावर, विलिंग पावर होती है कि हाँ कुछ करना है। थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी, थोड़ा सा फियर भी जरूरी है, और थोड़ा सा समझना और भी सर, जरूरी है। हाँ और सर, जैसे एक फेयर होता है ना कि मतलब साइट शेयर करना, साइट बनाना, या मतलब ऑनलाइन काम करना, उस चीज को भी यहाँ पे हम थोड़ा ओवरकम कर रहे हैं। तो मेरे को क्लास आपकी मतलब बहुत अच्छी लगी एज कम्पेयर टू, एक ये कह सकते हैं कि हाँ अगर मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। नहीं नहीं, एग्जैक्टली दैट इज़ द टारगेट ऑल्सो। वो चीज़ रहता है कि मैटर करता है। और देखो कि जैसे कोई बच्चा कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है, सोचता है यार मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ दिया सर अचानक से, जो है नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो उन सब बातों को खुद रिपीट करे, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि सर वापस एक्सप्लेन करिए। नहीं, आप रिपीट करिए और मिस्टेक करिए, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, तो हम ज़्यादा जल्दी जो है कंक्लूजन में पहुँचते हैं। एंड इट इज़ नॉट अबाउट मी रीचिंग टू कंक्लूजन। जैसे मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मैं आपको लिटरली दिखा सकता हूँ कि मेरे पास सारा कंटेंट सब कुछ लिखा हुआ होगा ढंग से, लेकिन यार वो सब व्यर्थ है। हम तुमको स्लाइड पे रीड करा दें, तुमने पढ़ लिया, 35 साल होना चाहिए, इससे मेरा काम आसान होगा, आपका नहीं। और तुम अभी भी नहीं सीखोगे, बाद में भी नहीं सीखोगे। तो ये छोटा छोटा चीज़ कई बार बहुत काउंट करता है, और अच्छी बात है कि आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि हमको अच्छे से करना है, अच्छे से देखना है। इसीलिए मैंने कहा सभी रूल्स को ठीक ठाक पढ़ के आइए और देखा करो। इस बात को मैं समझता हूँ, मैं आपकी जगह बैठा रहता और हमको कोई बोलता पीपीटी बना के रखता है यार, शेयर करना है, पूरे क्लास के सामने बोलेंगे और बताएंगे, ठीक है, वो चीज़ करना है, तो एक अलग फियर वो क्रिएट करता है माइंड में कई बार, कुछ गलत ना हो जाए। पता है गलत होना दिक्कत नहीं है, जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बताइए, थोड़ा सा रिसर्च करके आइए, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा उसको देख कर आइए। और इसीलिए बोला जा रहा है कि, और क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में बोलना भी तो सीखना है हमको, माइक ऑन करके। मान लो आदमी को आता मुंह में दही जमा रहा है, बोल ही नहीं रहा है कोई। पहले बीच में अपने फैकल्टी से बहुत सेशन कंडक्ट करता था, बहुत पहले। क्यों? क्योंकि बहुत वोकल नहीं थे। हमने कहा टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हो, कह रहे हो वोकल नहीं हो भाई। एट टाइम्स मतलब आई एम सॉरी टू से, टीचर को पढ़ाना नहीं, केवल टीचर को कह लो भौंकना पड़ता है कि भाई, वो सिंपल सी बात है, प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, इस पर बहुत रोना मत मचाओ, ठीक है, इससे बहुत रोना मत मचाओ।
तो ये जो उतना सा आप लोग रखिए। और क्योंकि तो यार पता है, जब प्रोफेशन में जाओ तो प्रोफेशन की अंडरस्टैंडिंग रहे, ताकि जो वहाँ चैलेंजेस तुम्हारे आगे आए उस पर तुमको ही ना लगे अभी कहाँ फंस गए, तो तुमको पता हो बाकी के लोग भी फंसे हुए हैं, तुमको पता ना चाहिए, तुमको पता हर प्रोफेशन में अपना अपना चैलेंज है, हम लोग के साथ चैलेंज है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो तभी तो आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, तब तो क्लास का मतलब है, तब टीचर का मतलब, अदरवाइज क्या ही करोगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यूट्यूब पे देख लो, किसी ने बता रखा होगा। दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति जो है दूसरा नागरिक होता है, वीडियो पूरा देख लीजिएगा, 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, इसके में ये वोट करते हैं वो नहीं करते हैं, पूरा देख के सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लेना, ठीक है। फ्री वाली फीलिंग देते हैं आप। यस आंचल। सर मेरे को भी वही बोलना था, मतलब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैंने लूसेंट को बहुत पहले से ले रखी है, जैसे मेरे को इसको पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि वही मतलब सर लिखा तो सब कुछ है, लेकिन एक वो होता है ना, एक कंपैरिजन आप डेवलप कर सकते हो कि ऐसे कंपेयर करके, एक होता है ना कि आप कंपेयर से, ये रंजन मैम भी है वो इमेजेस यूज करती हैं, तो मतलब पिक्चर से याद आता है, अच्छा ये पिक्चर दिखाई थी, ये चीज होती है, जैसे आपने रोल प्ले दिया तो अच्छा मतलब ये चीजें आपने बताई तो कोरिलेट करके याद हो जाती है। अच्छा मेरा ऐसा सिस्टम, जब तक मेरे को ना कोई ऊपर से डंडा ना बजाए ना, होता है कि मतलब पावर नहीं चाहिए, मतलब मेरे को थॉट ही होनी चाहिए हाँ यू हैव टू डू दिस, तो मैं एकदम ही लेजी, हाँ चलो हो जाएगा कर लेंगे। एंड दैट इज द कहीं ना कहीं रीजन है मेरा बैच ज्वाइन करने का, कि मैं मतलब करूंगी, टाइम शेड्यूल होगा, बैठूंगी, फिर वो चीज होगी। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ एक्चुअली। यस सर, क्योंकि ना वो चीज हो नहीं रही थी। अब बुक ला दिया, पढ़ेगा कौन, खोलने में भी नींद आती थी सर, लेकिन आपने जैसे बोला ना कि अब आपको टर्म्स पता है तो यू विल कोरिलेट और आप पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, तो मतलब वो चीज में बहुत देखी है मैंने, कि मतलब जैसे कि जो आपने पहले भी कॉम्पेक्ट कराए थे, तो आप समझ में अच्छा ये वाला चीज सर ने बताया था, इसका मतलब ये होता है, तो वो चीज हो जा रही हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉलिटी पढ़ने में हाँ चलो हो जाएगा, तो वही सर मेरे को तो बहुत सही लगा एटलीस्ट। देखिए आंचल, थैंक यू। एडिंग टू दैट, देखो आंचल होता क्या है ना, टीचर बनने, पढ़ने, पढ़ाने में, इसीलिए जैसे मान लो कोई डेली बैच पर ज्वाइन करता है, तो जब वो ज्वाइन कर लेता है बैच में तो हम कहते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, लेकिन शुरुआत क्यों कहता हूँ मैं निश्चिंत, क्योंकि हमको पता है कि मेरे को पता है मैं क्या करने वाला हूँ, कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारा कंप्लीट कराना है और एक एक टॉपिक को कैसे कवर कराना है। इट शुड, क्योंकि जब बच्चा आता है तो उसको सिर्फ लगता है बीएड करना है, हमको लगता है अभी बेरोजगार रह जाओगे, मेरे को ये फील आता है कि कोई डिग्री कोर्स करियर कुछ अच्छा नहीं होता जिसमें तुम अच्छा कर लो। अब किसमें तुम कैसे अच्छा करोगे, उसकी ट्रेनिंग एज अ टीचर, जैसे मान लो मैं बीएड वालों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी ट्रेनिंग एज अ टीचर मुझे आपको मेंटली प्रिपेयर करते रहना चाहिए, वो चैलेंजेस, वो सारा चीज़ क्या होता है, कैसे करना है। और जैसे जैसे हम लोग एक एक रोल दे के डिस्कस कर रहे हैं, आपकी गलतियों से पता चल रहा है, आप उसको पढ़ के आप अपने पीयर्स को भी देख रहे हो कि यार वो देखो कितना अच्छे से बना के लाया है, ठीक है। मुझे पता था कि आंचल ढंग से बना के लाएगी, इसीलिए आंचल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया था। ये 1-to-1 इंटरेक्शन बैच का बात होता है। इट इज नॉट द टीचर हु, इट इज नॉट द स्टूडेंट हु नोज द टीचर, इट इज ऑल्सो द टीचर हु नोज द स्टूडेंट। तो यही रीजन था कि आंचल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया था, क्योंकि मुझे पता था हो सकता है वो और भी लोग बना के लाते हैं, लेकिन होता है कि आप इतने देर फिगर आउट कर लेते हो कि अगला आदमी करके लाएगा। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आंचल ने शायद अपने क्लास से बीएड में एडमिशन लिया था, उसने सीटेट के बैच भी ज्वाइन किया था, डेली बैच, उसने ड्रॉप कर दिया, जो भी इनके अपने कारण होनी चाहिए, जो भी कुछ हो, तो वापस फिर से प्रिपेयर करने के लिए ज्वाइन करना। और पता है उस परिस्थिति में जब आदमी सोचता है अरे पैसा खर्च होगा, ये होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका खूब पैसा वो आसानी से मैनेज कर पा रही होगी, आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट इज़ अ डिसीजन इन इटसेल्फ कि हमको वापस अपने आप को फोकस रख के प्रिपेयर करना होगा और क्लास को रेगुलरली आना होगा, और ये पर्टिकुलर टाइम हमें इस काम पर देना होगा। जैसे मैं देखता हूँ कि शुरू से अंत तक वो क्लास में पार्टिसिपेट करती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको मतलब टाइम, क्लास जो हमको मिला है हमको टाइम देना होगा, क्योंकि यार रोज 9 से 12 बैठना भी आसान काम नहीं है। तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो, आसान काम थोड़ी ना बैठ के सुनना, मेरे को केवल 75 तो डिस्ट्रैक्शन होते हैं अगल बगल, हाँ लिटरली बता रहा हूँ, आसान काम नहीं है। अचानक से मैं नाम कॉल आउट कर दूं, अरे भैया कहाँ थे, पता चला कहाँ क्या लिखे थे ठीक है, वो वाली फीलिंग आने लगती है। तो ये सब मैं मानता हूँ कि सारे काम आसान नहीं है, क्योंकि भाई मैं एज ए स्टूडेंट ना, मेरे को 3 घंटा को बैठा पढ़ने में मेरे को मौत आने लगती थी, तो मैं बहुत एज ए स्टूडेंट भी कोरिलेट करता हूँ। लेकिन हाँ मैं ये भी मानता हूँ कोई टीचर ढंग से समझाता है पढ़ता, तो मैं बहुत इज्जत करता था, बहुत मतलब क्लास में जाना, कुछ कुछ रीड करना, मेरे को वो इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप होता था।
आप देखोगे रिमझिम मैम ने भी आप लोगों को जो साइंस में पढ़ाया होगा, हम कहते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है शुरुआती दिनों में होती है दिक्कत, लेकिन कैच करते करते तो देखोगे कैच कर ले रहे हो, फिर साइंस भी तुमको Yes, समझ में sir. आने लगता है, सारा कुछ कवर होता है। तो ये चीज़, और इसीलिए हमने बोला कि हम लोगों का कुछ पढ़ाते समय ना ये नहीं रहता है, और अदरवाइज हम डेली बाइट्स के ऐप पर पढ़ाते हैं, क्योंकि क्लोज नीज में डिस्कस करना होगा। आपके सामने की बात है, बैच 3 बैच 4 ऑलमोस्ट सेम पैरेलल टाइम पर शुरू हुआ था। अरे बैच 4 भी 6 अप्रैल से है, पॉलिटी तो मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, लेकिन जो Yes, sir. बाद में बना उसको सेपरेट, जब CUET के अनाउंसमेंट के बाद जो chaos क्रिएट हुआ उसमें हमको एडजस्टमेंट करना पड़ा था। लेकिन एक बार एडजस्टमेंट करने के बाद देखोगे वापस हम लोग फिर क्लोज लूप में उसी तरह से पढ़ाना सिखाना और सारा कुछ कराना, क्योंकि उसी से आप ढंग से तैयार होते हो। और जब तुमको ढंग का टीचर मिलता है ना भाई, तो तुमको समझ में आता है हमको कैसे ढंग का टीचर बनना है। ढंग का खाते हो तो तुमको समझ में आता है ढंग का बनाते कैसे हैं। कोई बढ़िया मैगी तुमको बना के खिला देगा, तुमको हमेशा समझ में आ जाएगा अभी हम इसके पहले केवल पानी में बॉईल करते थे। ठीक है, कोई ढंग का बना के खिला देगा तो उसमें टाइम लगता है, किसी भी अच्छे काम में टाइम लगता है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। मुझे किसी बच्चे को बैच से निकालना हो, कोई कुछ फालतू बात करे, कुछ करना हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहता है। शायद मैं 10 सेकंड भी इस बात पे थॉट नहीं देता हूँ, मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स में नहीं, अब तो नहीं, शुरुआत के 5-7 दिन 10 दिन में मैं अपने आप को विजिलेंट रखता हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है रो एलिमेंट। उसके बाद तो आप एकदम निश्चिंत, जैसे पढ़ना है जैसे करना है, जो डिस्कस करना सब कुछ करिए, क्योंकि एज ए टीचर थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो उससे क्लास में। फिर एक जब क्लोज इन्वायरमेंट बन जाता है, आप सीखो। तुम इमेजिन करो जितने लोग बैठे हैं इस बैच में, मान लो 60-70 लोग हैं, इसमें हम 20 लोग और डाल दें और सीखे कोई कुछ नहीं, तो मेरा भी प्रोफेशनल वैल्यू फिर अच्छा नहीं हुआ यार, मतलब मैं एज ए टीचर अच्छा नहीं। और ये देखोगे, ये मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, डेली बैट्स के सारे फैकल्टी वैसे ही पढ़ाते हैं क्लास में आके, क्योंकि वही मानक तय कर रखा है मैंने कि ऐसे ही कराना है। सभी फैकल्टीज देखोगे वैसे ही कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट मी कि सर वैसे कर रहे हैं तो रिमझिम मैम वैसे नहीं कर रही है, निकिता मैम वैसे नहीं कर रही, नहीं, ऑल ऑफ देम उसी बात के लिए समझाया गया, यही करना ही है आपको। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, सभी फैकल्टीज हम लोग का काम कराने का जो तरीका है। चलिए खैर, यस शिवानी या सोनम कोई कुछ कह रहा था, रश्मि या कोई कुछ ऐड कर रहा था आई गेस। यस आरती, यस आरती आप कुछ कहती है, आरती बताइए। सर मैं भी यही बोल रही थी कि मुझे ना बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है बोलने में। तो जैसे सर आपने दिया ना, एक टास्क दिया आपने, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मेरे वर्ड्स तो आ रहे थे पर बोला नहीं जा रहा था, मतलब बहुत ही अजीब सा हो रहा था। फिर जैसे जैसे मैं बोलती गई ना, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं बोल सकती हूँ। जैसे मैंने खत्म किया ना, तो कि हाँ अच्छा था, मैं बोल सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम सर कोई और भी टॉपिक ऐसे देंगे तो मैं और अच्छे से बोलने की कोशिश करूंगी, और मतलब जैसे मैं अभी अटकी ऐसे नहीं अटकूंगी और बोलूंगी, मतलब ठीक है, तो लगे आप बहुत प्रसाद ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या सर? प्रसाद फिर ले लीजिए, ओके सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख लीजिए। देखो आरती, जब आप बीच में बोल रहे थे तो मुझे पता चल चुका था ये बार कि ये लड़की पहली बार ये सारा टॉपिक देखी है और वो पढ़ना शुरू किया। तो मैं कई बार प्रेशर क्रिएट करता हूँ, अच्छा ये क्या है, वो क्या है, ये तुम प्रेशर में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जी सर, मैं ना क्वालिटी पढ़ती हूँ ना, तो पता नहीं कितना ही पढ़ लूँ, मेरे ना मतलब अभी पढ़ा मुझे समझ में आ गया, फिर बाद में ऐसे स्किप हो जाता है। पर सिर्फ जैसे आपकी क्लास ले रही हूँ तो मुझे बहुत इजी सा लगता है सब कुछ, कि नहीं ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इसीलिए मैंने जब प्रेशर क्रिएट किया तो मैं देख रहा था उसके बाद कोई मिस्टेक कर रही हूँ नहीं कर रही, इसलिए मैंने कहा गुड, जब पूरा कंप्लीट कर लिया आपने तो। क्योंकि ना जानबूझ के प्रेशर क्रिएट करता हूँ कि आपको क्लास में बोलने वोलने भी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि देखो यार टीचिंग प्रोफेशन में आना है, मंच माइक ये सब आप लोगों का अधिकार होगा आने वाले समय में। ठीक है, कहीं भी अगर टीचिंग प्रोफेशन में, देखो हम ये नहीं कह रहे तुम्हें टीचिंग में करियर बनाना है सभी बच्चों को, पढ़ते पढ़ते हमको बहुत सारी चीज़ें समय के साथ और भी नई चीज़ों की अनुभूति होती है, लेकिन कहने का समझा कि जहाँ भी आप रहोगे मंच माइक कैमरा ये सब का आपका अधिकार रहेगा, टीचर के जॉब में ये रहेगा। तो अगर आप टीचिंग में ही जाते हो, मान लो सब लोग अच्छा करते हो जाते हो, तो हमारे पास उस चीज़ की तासीर रहे, वैसा डेवलपमेंट हमारा रहे, सो दैट हम अच्छा करें। वही एक सक्सेसफुल पर्सन की पहचान है। क्योंकि देखो टीचर उचर तुम बाद में बनते हो यार, पहले तुमको नौकरी करना है, पैसा कमाना है, जो कहना है साफ सीधी बात, इसमें मैं कोई लीपा पोती नहीं करता हूँ। पहले तुम आए हो,
पहले तुम पैसा कमा लो, पहले तुम काम करने आए, पहले तुमको पैसा कमाना है। इसीलिए तुम कोई डिग्री चूज करते हो, कोर्स चूज करते हो, करियर चूज करते हो। पहले कोई आदमी फौजी इसलिए बनता है ना क्योंकि पहले उसको सेलेक्ट होना होता है पद पर, उसको ठीक ठाक जॉब चाहिए होता है। अब जब तुम वहां चले गए हो, नाउ द बी अ ब्रेव वॉरियर, बी अ ब्रेव सोल्जर। उसके पहले तुम आदमी ही होते हो, आम आदमी। तो ऐसे ही आप सब भी हो, पहले तुमको सेलेक्ट होना है ढंग का, अपने आप पहले तुम अपने आप को सेटल करो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ करो, फिर तो तुम दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे। पता अपनी जिंदगी खुद ही बजी पड़ी है और अगले को फिलॉसफी दे रहे हैं कि देखो हम तो नहीं कर पाए, तुम कर लेना। अबे तो तुम नहीं कर पाए तो अब हम तुम्हारा हिस्से का करें? हाँ देखा करो, अमूमन होते हैं बहुत सारे रिलेटिव आ जाएंगे, अरे इस उम्र में बाबू IAS बन गए थे, रिक्शा वाले का लड़का जो इतना अच्छा कर लिया। हाँ तो हम रिक्शा वाले लड़का नहीं है, ठीक है, कर लिया होगा वो, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिए, एक तो अखबार वाले। कुछ बताओ सर, कुछ बताइए। नहीं हमारे जीवन में बहुत नॉर्मल था। नहीं थोड़ा तो बताइए सर, काफी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जबरदस्ती लिखते हैं सब पेपर में। कैसे आपको लगा कि ऑनलाइन ये सब चीज करना? पता नहीं कैसे लगा यार, कर रहे थे, करते करते लगा कि कर लेना चाहिए। फिर हाँ, फिर ये विजन वगैरह बाद में रहा कि इसको बेटर करना है, अगर इस फील्ड में करियर बनाना है। मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने आप को सॉर्टेड कर लिया कि भाई अब तो मैं इसी फील्ड में जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने एक ब्रॉडर विजन के साथ काम करना शुरू कर दिया। क्या लगा पहले दिन और कैसे आपने वो किया? नहीं भाई, कोई ऐसी कष्ट भरी कहानी नहीं है। 90% लोगों के साथ भी ऐसे होता है जो सेलेक्टेड होते हैं। ये सब तुम लड़कियों ने मारी बाजी, CBSE में फिर से जो है लहराया परचम। ये सब चलता है। अप्रैल के महीने में चिलचिलाती धूप, 3 लड़कियां ऐसे जो है अपना दुपट्टा ऐसे ऊपर ली हुई हैं। क्यों भाई? हमको नहीं टैनिंग हो सकती है? हमारी स्किन का कलर थोड़ा डार्क है तो हमको टैनिंग नहीं हो सकती? हमको भी होती है भाई। देखो कि बारिश हो रहा है, युवा लिए बारिश का लुत्फ, उसमें लड़का एक भी नहीं है। लड़की बारिश में भीग रही है खूबसूरत, और हम दिख रहे हैं, हम भीग रहे हैं। तो ये सब बात तुम फील करो, अच्छा अच्छा ठीक है, इन्होंने अखबार लिखा है। ऐसे ही कुछ दिन करियर के बारे में बात लिखा रहेगा, तुमको लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अरे तुम्हारा सब सही चल रहा है भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। वो जो लिखा हुआ है वो सब लिखने वाले भाई, उनकी तो दुकान चल रही है, वही तो बेचना अखबार, ठीक है। उस तरह से नहीं लिखा रहेगा तो पढ़ेगा कौन कि उनका जीवन बहुत आम था, अचानक से वो अंगूर बन गए? नहीं, उनकी जीवन की लगी पड़ी थी, बहुत गरीब उसे आते थे, लड़का उनका सेलेक्ट हुआ, दरोगा बना, और पड़ोस वाली आंटी ने माँ को पहले कुछ कहा था, उसका बदला लेने पहुंच गया वो। तो तुमको लगेगा हाँ, तभी तो अपने बच्चे को गाली देगी, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, बताओ देखो। तो तुम्हारे लिए ह्यूमिलिएशन कैसे आएगा? जब उसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो घर वाले कहेंगे हाँ हाँ हाँ, हम नहीं कर पाए, हम तो नहीं पढ़े अपने उम्र। क्यों नहीं पढ़े? हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था। ऑफर मिल जाएंगे बोलते हैं हमको गाइड, अरे गाइड करने, हमको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे मिले, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था। अरे ठीक से गाइड भी कर देते ना, हो सकता तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, जिससे हमारा नहीं लग रहा है। इसे देखो कि सारे पेरेंट्स सब एक साथ क्लेम करते हैं हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम तो नहीं किए। अरे तुम सबको एक क्लास में बैठा दे तो तुम्हारे बीच से भी कोई टॉपर होगा फिर, तो क्या पता तुम नहीं कर पाते, तुम गाइड के पीछे चुभ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। लेकिन अब होता है पेरेंट्स हैं तो दे आर राइट, दे आर ऑलवेज राइट। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई हम बैठे रहते हैं, शाम होता है हमको चाय मिल जाता है, सुबह होता है क्लास में बैठे रहते, चाय पानी नाश्ता मिल जाता है, ठीक है, स्नैक्स मिल जाता है, लंच हुआ, खाना खाए नहीं, जैसे क्लास मॉर्निंग में IP क्लास हुई, फिर मैं शावर और लेके आया, जैसे टेबल बैठूंगा तो खाना आ जाता है। प्लेट अगर नहीं छोड़ दी तो तुमको पता लगा प्लेट छोड़ गया, आधे घंटे बाद तो ठीक है। फिर कुछ गलत बात भी कहा जा रहा है, सही है, कोई इतना विरोध की बात नहीं है। फिर ज्ञान मत दो फोकट का, वहाँ खाने के लिए मिल रहा है ना तुमको, अब ज्ञान मत दो फ्री का, वो तुम अपने पास रखो। नहीं तो पहुँच गया समझाने, जैसे मेरी मम्मी हमसे कहती है
हमको मौका नहीं दिया गया, वरना हम जो है हम भी सिविल सर्वेंट होते हैं। तो हमने कहा यार आप मेड रोड को जैसे ट्रीट करती है, बात करती हैं, आपको समझ में आता है कि डोमेस्टिक हेल्प और उससे भी कैसे लेना होता है, आप ऐसे बात करते हैं कि बॉस होने के बाद तुमको सबसे ज्यादा कंट्रोल होकर बात करना रहता है, महीने में एक ही दिन गुस्सा आना होता है, हर दिन नहीं। तो हमने कहा वो वाला तो टेम्परामेंट आप में है ही नहीं, अरे हम बन नहीं पाए। तो हमने कहा तो चुनाव लड़ लीजिए, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो हमने कहा लो, हारने का डर और चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने ऐसे ही बोला चुनाव लड़ लीजिए, कभी भी कहीं नहीं नहीं, अब हमारा उम्र का तुम लोग करो, तुम लोग को ध्यान देना चाहिए। सारे पॉलिटिशियन देखो एक पैर कब्र में है सबों का, उसके बाद ये अगला इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं सब। यहाँ आ रहा 50 साल में कह रहा हूं हमारा जीवन में तो जो होना था हो गया, तुम लोग देख लो। ठीक है, मतलब यही सब मैंने मतलब देखा हूँ मैं, ऐसा चल रहा है। अब पता नहीं आप लोगों के फैमिली में क्या क्या है, कुछ ऐसे ही से चल रहा होगा ये सब भी। जस्ट सेम डायलॉग मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपने पूरा एकदम ही सेम लाइनें मारी है जो मम्मी रोज मारती है, और वो आपने जो बोला ना प्लेट में पानी रख देनी है, वो भी नहीं मिला, फिर गुस्सा हो जाए तो भूख हाँ, खुद बनाओ खुद खाओ। तो फिर उस भाई सब में हड़ताल तो अब हम लोग कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो अब बराबर से नहीं लड़ना होता। हमको समझ अरे ठीक है, नहीं आप यू आर राइट, यस आई एग्री। तो सही सर, कर दीजिए हर बात पे मैं बैठ कुछ के। बोलना Yes, सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे मेरे जो पेरेंट्स वो बिहार के हैं, राइट? तो वो बोलते हैं कि जैसे सबका जो आपने बोला था सारे वर्ड सेम थे, जैसे आज मैंने बोला डिट्टो डिट्टो वर्ड्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐड ये भी है कि फॉर एग्जांपल कि ये कि जैसे वो बोलते हैं कि अभी मैं कुछ भूल गई लेकिन मैं बताना चाहूंगी। हम्म, एक मिनट जस्ट थोड़ा सा रिकॉल, दिमाग पे जोर मुझे दीजिए। मुझे भी याद था कि क्या बोलते हैं वो। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अच्छा ओके, आई विल कम टू यू अगेन। एनीवन एल्स? सर वो वाला स्टोरी, नदी पार करके स्कूल और वो लाइट नहीं होती थी तो मरते वो वाला पुराना जो हमारे पेरेंट्स की पेरेंट्स बताते थे हम लोगों को, हाँ वो ग्रैंडफादर वाली स्टोरीज हैं, वो वाला पुराना हो गया। हाँ वो सुनाते हैं ना कि लोगों ने ऐसे ऐसे पढ़ाई भी करी हुई होती है, तुम्हारे पास सब है तुम क्यों नहीं करते। क्योंकि मेरे पास सब है। जैसे मैं तो मैं बोलता, मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि अच्छा मुझे पैसा वैसा भी कमाना है, फिर घर वाले कल को शादी वादी के बारे में बात करेंगे, मतलब हमको ये सब बहुत मतलब बाद में हमको लगा था सही से कट रहा है अपना। मतलब इस देखो यार, इसमें कोई मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब आप लोग भी यार, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि तुम गाने भी नहीं आ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि कट रहा है तो जाने अनजाने में काट रहे हैं। तो इसके लिए तो मुझे एज अ विलेन मत देखो। मतलब हम बिना एहसास के जी रहे हैं तो कट रहा है अपना। ठीक है, नाश्ता करने के बाद भी जा रहे हैं बाहर नाश्ता कर रहे हैं, तो मतलब मान लो दिल्ली में मेड आई बना दी, उसके बाद भी लग रहा है सड़क पे आज ही वाला नाश्ता करेंगे। तो मतलब बहुत मतलब बहुत आम की तरह सोच रहे हैं, मतलब कुछ उसमें अलग से नहीं सोच रहे हैं। तो यही सब होता है यार, नॉर्मल टेम्परामेंट्स होते हैं। एंड एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, हम लोग थोड़ा सा इन सब बातों पर चेतना कर लेना तो समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है यार, अपना जीवन बढ़ाने के लिए हमको बढ़िया से, जैसे टीचिंग में हम लोग टीचिंग लाइन में, तो मेरा सेंटर बात पर वहीं आकर रुक रहा है बार बार कि चलो ठीक है बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा करना है और वो आने लगे, बाकी का तो तुम लाइफ से एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करोगे। जो बात मैं कह रहा हूँ देखोगे, उससे कनेक्ट कर पाओगे, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव करोगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, नया निबीज होते हैं जैसे 15-16 वाले, वो सब तुमको बुजुर्ग समझेंगे। ठीक है, तुमको बुजुर्ग समझेंगे, नहीं समझेंगे कि अरे अंडे से निकले नहीं हो, फोड़ देंगे वापस। ठीक 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 है। तो ये ऐसे ही सब चलता है। देखोगे जितने भी इस तरह के वो होते हैं टेम्परामेंट वाले, तो लेकिन कोई समझाने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि नया बॉडी में हार्मोन्स आया है, पहले चिल्लाएगा, कुछ दिन बाद भौंकेगा, फिर थक जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा। फिर उसको लगेगा उसकी बहुत औकात है, फिर समझ में आएगा उसकी कोई सुन नहीं रहा है, उसको लगेगा उसको कोई औकात नहीं है, फिर औकात बनानी पड़ेगी। मतलब समझ रहे हो, 20-25 वर्ष आते होते सारे जो भी हार्मोन्स रहते हैं, जो भी
प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, जो भी बॉडीज़ में फीमेल मेल के जितना इवॉल्व होता है सब अब जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगता है। तो सारा जितना जो दिमाग में एग्रेसिवनेस रहता है सब एकदम जो है, जितना लगता है बहुत होशियार है, फिर लगता है कोई हमको समझा देता, कोई हमको यही बता दे CUET के फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, उसके पहले दुनिया को ज्ञान दे रहा था। तो फिर छोटे छोटे प्रश्न बड़े हो जाते हैं। बस एक बार तुमको क्लैरिटी डेवलप हुआ बस भाई, उसके बाद तो यू आर अनस्टॉपेबल। जैसे कल नीरज ने पूछा सर आपको क्लैरिटी कैसे, कुछ नहीं, ऐसे ही कर रहे थे, एकदम अनक्लियर थे, सारा कुछ चल रहा था, बाद में डिसाइड हुआ कि डिसाइड कर लो क्या करना है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगने लगा, काम करने लगे, काम करने का मतलब आप 2 पैसा अर्न करने लगे किसी भी काम में, अच्छा लगने लगा, फिर लगा कि नहीं इसको बहुत प्रोफेशनल ढंग से करते हैं और फिर किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट और डेविएट नहीं होना। फिर हमको समझ में आ गया तो लोग डिस्ट्रैक्ट डेविएट करने आएंगे। जैसे ही मैं काम करूँगा कोई हमको बताएगा फलाना वाला फॉर्म निकला है भर लो, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, क्योंकि अपने को समझ में आ गया अपने नहीं भरेगा तो भी अपना ब्रेड बटर तो चलने का है लाइफ टाइम। तो बस एक बात समझ में आ गया कि आई वुड प्रेफर टेकिंग द रिस्क इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि मैंने ऐसा सोचा था और किया नहीं और अगला कर ले गया। इस बात को लेकर जेलस नहीं, थोड़ा सा एनवियस होना चाहिए आपको, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। कहीं भी आग लगे किसी चीज़ को, किसी की कामयाबी, किसी अच्छी चीज़ को देख रहे हो तो आग आपके सीने में लगे, आपके पीछे नहीं, ठीक है। सीने में आग लगती है तो दहकते रहती है, और पीछे आग लगती है तो जलन की आग होती है अमूमन, ठीक है। तो सीने वाली आग रहती है बेटर, तो सीने वाली आग दहकते रहती है तो कुछ करने का मन करता है, कुछ बेटर करते हो, चैलेंज के तौर पर लेते हो, और पीछे जब आग लगती है तो प्रॉब्लम के तौर पर लेते हो, अगले की कामयाबी से जलते हो, कुछ करते नहीं रहते हो। बस उतना ही है। चलिए ठीक है, आज की पॉलिटी की क्लास यहीं पर रैप अप करते हैं। 4-5 पोस्ट के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। देखो आप में से कोई हड़बड़ी में है तो अपन बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है, मैं एक एक रोल्स को आराम से डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा टाइम देने वाला हूँ। हो सकता है संडे मॉर्निंग में भी आपको क्लास हो, रोल्स को और डिस्कस करेंगे और विस्तृत ढंग से बात को समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम समझ पाएँ, अच्छा से अच्छा पॉलिटी पे पकड़ हो। क्यों नॉट जस्ट दिस एग्ज़ाम, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, फ्यूचर में कोई भी बुक पढ़ो तो मक्खन की तरह इजीली आप सब कुछ कर पाओ। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड सी यू ऑल टुमारो। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कल आप लोगों की, मैं सोचा हूँ कि पैरेलली बैक टू बैक पॉलिटी नहीं रखूँगा, हो सकता है कि केमिस्ट्री की भी क्लास शुरू हो जाए एट द सेम टाइम, केमिस्ट्री पॉलिटी कुछ इस तरह से, सो दैट जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनको भी थोड़ा गैप मिले, टाइम मिले, ठीक है। बैक टू बैक अब कोई क्लास नहीं रहेगी आपकी जैसा शुरुआत में था, ठीक है। तो लाइक पॉलिटी, फिर केमिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, साइंस, मतलब इस तरह से रहेगा। फिर लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, उनके जो कुछ इशूज़ होंगे उनको भी उसमें एड्रेस कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। यस हिमानी, ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। यस हिमानी। सर आज कुछ मार्क्स तो नहीं करवाना आपने? नहीं, बस हो गया, बस जो हमने अभी डिस्कस करा उसी को रिवाइज करना है। बस इतना थोड़ी ना पढ़ना होता है। हाँ, और सर मैंने पीपीटी तो बनाई है पर फिर इतनी कलरफुल नहीं है, बहुत ही ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मौका मिल गया रात में कलर कर लीजिएगा। नहीं सर, मेरे को इतना मतलब मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से पीपीटी नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ये फ्रीडम आप लोगों का है, ठीक। कोई नहीं भी बना के लाता तो भी मुझे तसल्ली रहती है, सब आदमी बना के लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कवर करना, ठीक है। तो आप ठीक है, हाँ। यस मेघा, यस प्लीज। सर मुझे ना कल भी एक डाउट पूछना। बताइए। हाँ सर मेरे को ना बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना था। राज्यसभा के अंदर एक लाइन लिखी थी कि ये जो हमारे स्टेट्स होते हैं वो काम करते हैं इसके इंटरेस्ट में, हमारे स्टेट्स, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स। तो सर मुझे इन तीनों में ना डिफरेंस जानना था कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो भी सिर्फ मेरी बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग। देखो मेघा, स्टेट तो स्टेट में कोई स्टेट, तुम इंडिया में किसी स्टेट के बारे में बात कर रही हो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो बंदा एमपी होगा उस पर्टिकुलर स्टेट में किसी रीजन से भी आता होगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल है, वेस्टर्न यूपी है, बुंदेलखंड वाला एरिया है, तो कोई किसी रीजन से भी आता होगा, तो उस रीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और फेडरल यूनिट क्या होता है, इंडिया में फेडरल है मतलब सेंटर और स्टेट का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है काम करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट अपने हिसाब से चल रहा है और सेंटर अपने हिसाब से चल रहा है, दोनों अपने अपने फील्ड में अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो वो एक फेडरल रिलेशन है इंडिया में स्टेट और सेंटर का,
ठीक है। तो वो जो राज्यसभा का मेंबर है वो किसी रीजन, स्टेट और फेडरल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी। सर ये जो हमने प्रीएम्बल जब रीड करा था सर, उसके अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड लिखा था, तो अगर आप इसमें भी मुझको डिफरेंशिएट करके बता दो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ऐसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसको मैं कुछ एक दो रोल प्ले है जब मैं डिस्कस करूंगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रिपब्लिक और इसमें क्या डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा तो अभी आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पे कंफ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। ठीक है मेरा, हाँ ओके, यस सोनम। सर मुझे ना लास्ट क्लास से बस छोटा सा एक डाउट है, लाइक हमने पढ़ा था ना कि लोकसभा में 20 जो मेंबर है वो यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम होने चाहिए, है ना। तो सर प्रेजेंट में कितने हैं, 13 है या 18 मेंबर्स हैं यूनियन टेरिटरी से? ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा कि प्रेजेंट में कितने वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जम्मू कश्मीर को रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो तब से कोई उस तरह से चुनाव नहीं हुआ है, तो ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो पहले स्टेट था ना, तो वहां पर तो लोकसभा के एमपीज थे, अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। हाँ ठीक है, तो प्रेजेंट वाले में मत जाइए, 20 हो सकते हैं यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है, ठीक, क्योंकि तुम गिनोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और एमपीज तो एज यूजुअल जैसे थे वैसे ही हैं, ठीक है। हाँ यस अनु। सर आज का रिकॉर्डिंग क्लास कब तक आ जाएगी? सर आज बहुत नेटवर्क इशू हो मॉर्निंग तक। ओके सर, ठीक थैंक यू। है। यस आंचल। सर मेरे को ना क्लास से रिलेटेड एक कंफ्यूजन है, मतलब जैसे कि आपने बोला ना कि अब सबको एक साथ ही पढ़ेंगे, मतलब पेडोलॉजी कोई भी हो रिस्पेक्टिव, तो अगर जैसे कि मैं मैथ्स के तो सबको भी मैथ्स पूरा वो कंप्लीट करेंगे जो सिलेबस है? जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा रहेगा जिसको लगे कोई ऐसा डोमेन रह गया तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर या कुछ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर नहीं, क्योंकि पहले जब बात हुई थी ना तो ये बात हुई कि ठीक है डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स है मैथ्स के जो शायद नहीं आते हैं, वही मेरे को पूछते हैं क्या वो भी पढ़ेंगे? कवर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। यस सोनम, यस बताइए।